कल वाला रिवाइज किया सबने? समझ में आ गया सबको? क्या किया था कल? कल हमने किया था केमिकल बॉन्ड्स। केमिकल बॉन्ड्स में देखा था 2 टाइप के बॉन्ड्स यहाँ पर होता है। ठीक है, ये क्या था, कौन कौन सा यहाँ पर होता है? स्ट्रॉन्ग एंड वीक बॉन्ड्स। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में क्या क्या किया था? यहाँ पे किया था आयनिक बॉन्ड किया था, कोवलेंट बॉन्ड एंड मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, और वीक में क्या किया था? हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस एंड वंडरवाल वेंडरवॉल इंटरेक्शन। ठीक है, ठीक है, ये सब कल किया था। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में क्या किया था? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसमें? आयनिक बॉन्ड में। मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है? मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर होता है वो भी कंप्लीट होता है, बट यहाँ पे शेयरिंग किसके साथ होती है? मल्टीपल एटम्स की इंटरेक्शन यहाँ पर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? म्यूचुअल शेयरिंग होती है। 2 टाइप के यहाँ पे क्या थे कोवलेंट में, कौन कौन से होता है? पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर क्या होता है? इक्वल अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें होती है। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस होता है, इसलिए वहां पे क्या होता है? अनइक्वल शेयरिंग होती है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमने किया था एक नॉन पोलर। नॉन पोलर में क्या होता है? इक्वल शेयरिंग होती है। इक्वल शेयरिंग वहां पे क्यों होती है? हाँ, किस लिए होती है वहां पे? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहां पर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट किया था हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या था? हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनता है बिटवीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और जो हाइड्रोजन है वो ऑलरेडी किसके साथ वहां पर कोवलेंटली लिंक होगा विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, ये यहाँ पर होता है। फिर यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस किया था, वो क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल्स टू कितना होगा? 0.9। तो मतलब कौन कौन से एटम होता है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? फ्लोरीन, क्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। हाँ, इसका ऑर्डर भी कैसा रहता है? फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन का आता है, फिर किसका आता है? नाइट्रोजन का आता है। ठीक है, और क्या किया था इसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड को कैलकुलेट करना। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम लिंक टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, जितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वहां पे लिंक्ड होते हैं, ठीक है, उससे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने किया था हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन किस किसके बीच में होती है? वाटर और किसके बीच में होते हैं? यहाँ पे हाइड्रोफोब्स के बीच में यहाँ पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हमने किया था वेंडरवॉल। वेंडरवॉल किसमें होता है? पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, नॉन पोलर, पोलर, नॉन पोलर, सबके बीच में इंटरेक्शन यहाँ पर होती है। अच्छा, पोलर नॉन पोलर को और क्या बोलते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन होता है। लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस किसे बोलते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल को बोलते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप के यहाँ पे क्या था? ठीक है, तो हमारा केमिकल बॉन्ड्स तक कल कंप्लीट हो गया था। ठीक है, बॉन्ड्स हमने डिस्कस किए थे, केमिकल बॉन्ड्स कंप्लीट हुआ था। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आता है वाटर। यहाँ पे वाटर को थोड़ा सा डिटेल में करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे देखेंगे वाटर के, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनके स्ट्रक्चर कैसा होता है वाटर का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है वाटर। ठीक है, अब देखो ये जो वाटर होता है, वाटर को यहाँ पे क्या बोला जाता है कि वाटर हमारे पास क्या होता है? यूनिवर्सल सोलवेंट। ये सबने सुना होगा कि वाटर को क्या बोलता है? यूनिवर्सल सोलवेंट बोलता है। बता सकते हो क्यों बोलते हैं इसे यूनिवर्सल सोलवेंट? क्या होता है? पोलर नेचर होता है। ठीक है, पोलर नेचर तो होता है, ये तो ठीक है, मतलब इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोलेंगे कि पोलर नेचर है। फिर ऐसे तो बहुत सारे और भी तो पोलर सॉल्वेंट्स है ना। ऑलमोस्ट सब सोल्यूट इसमें क्या होता है? सोल्यूबल होते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे वाटर के सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे करते हैं कि वाटर की कुछ यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर आता है।
अब ये जो वाटर होता है ना, इसका क्या होता है, इसका होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, और वाटर का होता है हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पर आता है कि वाटर का क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे होता है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पर होता है, और हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब वाटर का हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना, इसी रीजन की वजह से इसे बोला जाता है यूनिवर्सल सोलवेंट, क्योंकि वाटर का होता है हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इसी रीजन की वजह से इसे बोलता है यूनिवर्सल सोलवेंट। ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जैसे आइस के करते हैं वाटर में मेल्ट करते, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा, मतलब हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा मेल्ट करने के लिए। हाई बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब टेम्परेचर हाई देना पड़ेगा उसको बॉइल करने के लिए। हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन मतलब हाई टेम्परेचर देना होगा क्या करने के लिए, जो वाटर किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में कन्वर्ट होगा। अब यहाँ पर आता है डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। ठीक है, वाटर का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कैसा होता है, हाई यहाँ पर होता है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट देखो यहाँ पे क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमारे पास होता है किसी भी सॉल्वेंट की ये प्रॉपर्टी होती है, कोई भी सॉल्वेंट होगा, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है। अब देखो क्या किया, एक हमारे पास सॉल्वेंट है, यहाँ पे क्या है, ये सॉल्वेंट। अब इस सॉल्वेंट में हमने क्या ऐड किया, यहाँ पर हमने ऐड की सोल्यूट, यहाँ पे ऐड किया। ठीक है, सोल्यूट यहाँ पे ऐड किया। अब ये सोल्यूट होगा, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये क्या ऐड किए, इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पे ऐड किए। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब कि जैसे वो सोल्वेंट में जाएंगे क्या करेंगे, अपने आयंस में क्या करेंगे, ब्रेक हो जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब क्या किया, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इनके बीच में कुछ बॉन्डिंग होगी ना, तभी तो ये सॉल्यूट्स मॉलिक्यूल आपस में क्या है, मतलब एक दूसरे के साथ यहाँ पे क्या होंगे, अटैच यहाँ पे, क्योंकि इनके बीच में क्या कुछ ना कुछ बॉन्डिंग यहाँ पर होगी, इंटरेक्शन यहाँ पर होगी। अब क्या किया, सोल्यूट को किस में डिसोल्व किया, सोलवेंट में डिसोल्व किया। अभी जो सोलवेंट होता है ना, सोलवेंट की प्रॉपर्टी होती है, ये क्या करता है, जो सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स है, सोल्यूट के जो पार्टिकल्स यहाँ पर होता है, इनके बीच के इंटरेक्शन को वीक करना और सोल्यूट के साथ अपनी इंटरेक्शन को इंक्रीज करना। ठीक है, सोल्व यहाँ पे क्या होता है, जो भी सोल्वेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी है कि जैसे सोल्यूट यहाँ पे देखो, सोल्यूट कैसे यहाँ पे सोल्यूबल कब होगा, सोल्यूबल तो तभी होगा ना जब सोल्वेंट क्या करेगा, सोल्यूट के साथ क्या करेगा, अपनी मतलब बॉन्ड वहां पे बनाएगा, इंटरेक्शन वहां पे करेगा, तभी वहां पर क्या होगा, सोल्यूबल वहां पर होगा। अब यहाँ पे क्या होता है, हर एक सोल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है कि सोल्वेंट वो क्या करता है, जो भी इलेक्ट्रोलाइट वहां पर आएगा उनके आपस में जो इंटरेक्शन है उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और सोल्वेंट क्या करता है, खुद उसके साथ क्या करता है, बॉन्ड वहां पे बनाता है, इंटरेक्शन अपनी वहां पे इंक्रीज करता है, इंटरेक्ट वहां पे करता है, जिसकी वजह से ये सोल्यूट यहाँ पे क्या होगा, सोल्वेंट के साथ सोल्यूबल यहाँ पे रहता है। ठीक है, अब ये जो वाटर होता है ना, वाटर की ये जो प्रॉपर्टी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये कैसे होता है, यहाँ पे हाई होती है। हाई का मतलब क्या होगा कि ये क्या कर सकता है, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी सोल्यूट्स होंगे सबको क्या करेगा, उनके बॉन्ड को क्या कर सकता है, ये ब्रेक कर सकता है, मतलब ऑलमोस्ट एवरी टाइप ऑफ सोल्यूट क्या कर सकता है, वाटर में सोल्यूबल हो सकता है। ठीक है, इसलिए रीजन यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि इसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे कैसा होता है, हाई यहाँ पर होता है। अगर हम इसको और सॉल्वेंट से कंपेयर करते हैं, तो जो वाटर होता है, वाटर का क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का सिंपल मतलब क्या होगा, सोल्यूट सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन को ब्रेक करके सोल्यूट सॉल्वेंट की इंटरेक्शन वहां पर होना, उसे सिंपल क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ये प्रॉपर्टी क्या होती है, वाटर की ज्यादा होती है, इसलिए वाटर को क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ सोल्यूट को क्या करता है, ये सोल्यूबल होता है। तो जब भी क्या करते हैं, हम कुछ भी बनाना हो तो हम सिंपल क्या करते हैं, वहां पे सॉल्वेंट का यूज करते हैं, वाटर ही यूज करते हैं, क्योंकि वाटर में क्या करता है, एवरी टाइप ऑफ सोल्यूट क्या करता है, मिक्स वहां पे हो जाता है। ठीक है, तो रीजन वहां पे क्या होता है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे कैसा होता है, वाटर का ज्यादा होता है। तो कोई भी सॉल्वेंट ऐसा नहीं है जिसका इतना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, अभी वाटर को कंसिडर किया जाता है, क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब ये चार इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पर आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाटर की। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर होता है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर आता है। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, स्टेटमेंट्स वाइज, मतलब स्टेटमेंट से क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, किसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होती है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर आते हैं वाटर के। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर।
नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। ठीक है, अब वाटर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें ना, केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें, तो वाटर का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है वो होता है बैंड शेप, और यहाँ पर होता है वी शेप। बैंड शेप या फिर यहाँ पर होता है वी शेप स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। ठीक है, देखो वाटर ऐसे होगा ना कि एक ऑक्सीजन होगा, साथ में यहाँ पे क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है ना, केमिकल स्ट्रक्चर इसका यहाँ पर होता है बैंड शेप, और या फिर कैसा होता है वी शेप यहाँ पर होता है। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है, ये बॉन्ड एंगल यहाँ पर होता है 104.5 डिग्री। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड एंगल यहाँ पर होता है 104.5 डिग्री। और यहाँ पे ना देखो ऐसा होता है, अगर इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखा जाए ना, अब ये जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन के पास 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होती हैं, 2 कैसे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, मतलब 2 के साथ तो ये बॉन्ड बनाता है, 2 इसके पास यहाँ पे क्या होते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यहाँ पर है। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यहाँ पर होती है। अब वैसे देखो क्या होता है, अगर इसको ना पूरा डिटेल में देखा जाए ना, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूरा यहाँ पे करें। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जनरली वो भी करते हैं, जैसे 1s वाली 1s2 2s2 2p, मतलब ये करते हैं ना। sp मतलब जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आता है, कॉन्फ़िगरेशन जो ये करते हैं, इसमें यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होती है sp3, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर इसकी sp3 होती है। ठीक है, अब जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है ना, तो इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है ना, अच्छा ये जनरली पता भी होगा, वेस्पर थ्योरी करते हैं ना, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल का केमिकल मतलब कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए थ्योरी यहाँ पर आती है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग हम ये बताते हैं कि बैंड शेप वहां पर होगा, या मतलब कौन से टाइप की वहां पे उसकी स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। अब जनरली यहाँ पे क्या देखा जाता है कि जो वाटर यहाँ पर होता है ना, वाटर का यहाँ पे क्या होगा, इसका यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करते हैं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर आता है, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी जो शेप होती है ना, वो यहाँ पे क्या मतलब क्या बननी चाहिए, यहाँ पे परफेक्ट टेट्राहेड्रन। कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे इसकी क्या बननी चाहिए, मतलब इसकी शेप कैसे होगी, परफेक्ट टेट्राहेड्रन यहाँ पर होती है। परफेक्ट टेट्राहेड्रन का जो बॉन्ड एंगल होता है ना, वो होता है 109.8 डिग्री। परफेक्ट टेट्राहेड्रन का बॉन्ड एंगल यहाँ पर होता है 109.8 डिग्री। बट इसके पास क्या होता है, बट ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या है, 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है। ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पर ये हिंड्रेंस क्रिएट करती है। हिंड्रेंस से यहाँ पे क्या करता है, इनका जो एंगल होता है वो कम हो जाता है। वो कितना, 109.8 से कितना हो जाता है, 104.5 वहां पर हो जाता है। ठीक है, देखो जनरली क्या होता है, अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हैं, वाटर का स्ट्रक्चर में पूरी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करेंगे, मतलब उसका स्ट्रक्चर वहां पे देखेंगे तो कैसा बनता है, परफेक्ट टेट्राहेड्रन वहां पे बनता है। लेकिन ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। ड्यू टू दिस ये क्या करते हैं, यहाँ पे हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। हिंड्रेंस से क्या करते हैं, जो बॉन्ड एंगल होता है क्या होता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। और वो कितना बन जाता है, 109 से कितना हो जाता है, 104 यहाँ पे बॉन्ड एंगल यहाँ पर हो जाता है। और फिर जो शेप यहाँ पे बनते हैं, शेप यहाँ पे कैसे होता है, बैंड शेप और वी शेप यहाँ पर बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे किस लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास यहाँ पे क्या होता है, 2 नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स यहाँ पर होती हैं। इसको सिंपल लोन पेयर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स यहाँ पर होता है, क्या करता है वहां पे, वो हिंड्रेंस क्रिएट करता है। हिंड्रेंस से वहां पे क्या होता है, उसका जो एंगल होता है वो क्या करता है, कम वहां पर हो जाता है। तो सिंपल अगर देखा जाए तो अब क्या होगा कि वाटर का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, यहाँ पर कैसा होगा, बैंड शेप होती है, या फिर कैसा होता है, वी शेप होता है। और एंगल कितना होता है, 104.5 इसका एंगल यहाँ पर होता है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट ऐसे भी बन के आती है कि इसका एंगल 109 से कितना, 104 मतलब 104 पे रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन पे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से वहां पे हिंड्रेंस क्रिएट होती है, और वो क्या करता है, वहां पे बॉन्ड एंगल को कम वहां पे कर देता है। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट बन के आते हैं, और उसमें से बताना था कि करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट वहां पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर का क्या आता है, अच्छा नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर होता है कि वाटर यहाँ पे कैसा है, एक पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा। अब पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पे कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन द हाइड्रोजन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या करेगा, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। पुल करने से ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा, तो हम क्या बोलते हैं कि वाटर यहाँ पे क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल यहाँ पर है। ठीक है, वाटर कैसा होगा, पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मॉलिक्यूल का रीजन यहाँ पे क्या है कि ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव यहाँ पर आता है। तो हम क्या बोलते हैं, वाटर यहाँ पे कैसा होता है, पोलर यहाँ पर होगा।
ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल होगा, या फिर इसको हम सिंपल ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज अनइक्वल। अच्छा देखो, अब एक और चीज यहाँ पे क्या होता है, अनइक्वल। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे बोला शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में यहाँ पर होती है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहाँ पे बनता है ना, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे बॉन्डिंग यहाँ पर होगी, या फिर जो यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहाँ पे बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहाँ पे बनता है ना, उसका नेचर देखो यहाँ पे कैसा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर होता है 10% कोवलेंट यहाँ पर होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर यहाँ पे देखा जाए ना, तो यहाँ पे कैसा होता है, 10% कोवलेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, 10% कोवलेंट होता है एंड 90% ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहाँ पे बनाता है उसका नेचर कैसा होता है, 10% तो कैसा होता है कोवलेंट वहां पर आता है, और 90% कैसा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वहां पर होता है। तभी यहाँ पे क्या बोला कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर होता है कैसा होता है, अनइक्वल है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 10% तो कोवलेंट इन नेचर होगा, और 90% वो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वहां पर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आयनिक वहां पर होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड का भी नेचर यहाँ पे बता रहे कि कैसा वहां पर होता है। ठीक है, कि कैसा होता है कि 10% कोवलेंट में जाता है, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे शेयरिंग, बट शेयरिंग भी कैसे हो रही है, अनइक्वल हो रही है। इलेक्ट्रॉन एक तरफ ज्यादा और एक तरफ कम होता है, तो वहां पे क्या करता है, अपोजिट पोल्स वहां पे बनता है, तो वहां पे आयनिक इंटरेक्शन, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स है, उनके बीच में अट्रैक्शन वहां पर होगी। तो अपोजिट चार्ज वहां पे अट्रैक्ट करे तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन वहां पर हो रही है। तो 90% क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, और 10% कैसे होता है, कोवलेंट वहां पर होता है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर में यहाँ पे देखते हैं, तो स्ट्रक्चर में एक तो चीज यहाँ पे बैंड शेप यहाँ पर होगा, वी शेप यहाँ पर होता है, बॉन्ड एंगल कितना होगा 104 यहाँ पर होगा, 104.5 होता है। रिड्यूस होता है किससे, 109 से रिड्यूस होता है। क्यों रिड्यूस होता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन के पास वहां पे क्या नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, वो क्राउडिंग वहां पे करता है। ठीक है, हिंड्रेंस वहां पर होते हैं, जिस वजह से एंगल वहां पे कहता है कम वहां पर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर वाटर कैसा पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर में वहां पे क्या ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज वहां पर आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर कहता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। वाटर क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड में यहाँ पे इसका नेचर कैसा होता है, 10% यहाँ पे क्या बनता है कोवलेंट होता है, और 90% कैसा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यहाँ पर होता है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखो, और हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का जितना भी अभी तक हमने किया, मतलब एक तो 2-3 कंडीशन हमने ये की कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस वहां पर होना चाहिए, फिर हमने बोला कि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में कोवलेंट बॉन्ड के साथ भी लिंक हो। ठीक है, ये सब किया। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड का नेचर कैसा होता है, 10% कोवलेंट वहां पर आता है, 90% कैसा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक वहां पर होता है। अब यहाँ पे ये होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड कब यहाँ पे बनेगा। देखो सिंपल यहाँ पे क्या हुआ, देखो क्या किया, हमारे पास दो टाइप के अरेंजमेंट यहाँ पर है। एक में तो यहाँ पे क्या हुआ कि जिन एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इनकी अरेंजमेंट यहाँ पे कैसी है, लीनियर। लीनियर या फिर हम सिंपल क्या बोल सकते हैं, 180 डिग्री पर यहाँ पर है। ठीक है, कि जिनके बीच में पे हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, वहां पे क्या उनके अरेंजमेंट ओरिएंटेशन यहाँ पे कैसे है, 180 डिग्री पर है, लीनियर यहाँ पर है। सेकंड यहाँ पे क्या हो रहा है, बेंडिंग यहाँ पर हो रही है। बेंडिंग में कोई भी सर्टेन एंगल वहां पे हो सकता है। ठीक है, एंगल वो कुछ भी वहां पर हो सकता है, बेंडिंग वहां पर होगा, मतलब लीनियर अरेंजमेंट वहां पे नहीं होगी। ठीक है, अब देखो दो कंडीशन यहाँ पर है। एक तो हमारे पास क्या होगा, लीनियर अरेंजमेंट यहाँ पर आ रहा है, 180 डिग्री यहाँ पे 180 डिग्री की यहाँ पर हो रही है। दूसरा यहाँ पे बेंडिंग यहाँ पर होती है। अब इन दोनों में से अगर हम देखें कि स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बनता है, तो हमारे पास ये कंडीशन होती है कि जहां पे क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सिंपल सा कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट तब होता है कि जब जो हाइड्रोजन बॉन्ड में पार्टिसिपेट करें एटम्स, उनकी अरेंजमेंट कैसे होता है, लीनियर होता है, या फिर कैसे होता है 180 डिग्री पर होता है। ठीक है, जिन भी एटम्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, अगर उनकी अरेंजमेंट, उनकी ओरिएंटेशन कैसे होगी, लीनियर होगी या फिर 180 डिग्री पर होती है,
तब वहां पे क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। अगर यहाँ पे बेंडिंग यहाँ पर होगी एटम्स के बीच में, तो यहाँ पर बनता है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पर होता है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा, इसका रीजन बता सकते हो क्यों? क्या होगा? बैंड में मैम स्टूडिंग हिंड्रेंस ज्यादा होगी। चित्रा, हाँ बोलो मैम चित्राक्षी। ऑक्सीजन के जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है वो उनमें डिस्टेंस कम होगा तो उस वजह से हिंड्रेंस हो जाएगी। सिंपल, एक तो कंसेप्ट यहाँ पे क्या होगा, हिंड्रेंस कहा जाता है, क्योंकि बैंडिंग में वहां पे क्योंकि हिंड्रेंस वहां पे ज्यादा होगी, इसलिए वहां पे क्या बनेगा, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर होगा। दूसरा यहाँ पर होता है कि जब लीनियर अरेंजमेंट यहाँ पर होती है ना, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पॉसिबल होती है। मतलब आयनिक इंटरेक्शन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे पॉसिबल है। सेम कंसेप्ट वही कि रिपल्शन नहीं होगी ना, वहां पे रिपल्शन नहीं होगी, हिंड्रेंस नहीं वहां पर होगी। तो सिंपल यहाँ पे होगा, इस केस में यहाँ पे होगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पॉसिबल है। वहां पे क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन नहीं होगी, इसलिए वहां पे बॉन्ड कैसे बनता है, वीक वहां पे बनता है। तो सिंपल सा कंसेप्ट कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहाँ पर होता है स्ट्रॉन्ग कब बनेगा, जब वहां पे जो एटम्स हो, एटम्स की अरेंजमेंट कैसे होगी, लीनियर अरेंजमेंट होगी, या फिर कैसे होगा 180 डिग्री पर ये अरेंज होता है। यहाँ से क्वेश्चन बन के आते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ पे बनते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट याद रखना है कि 180 डिग्री पर या फिर कैसे होगा, लीनियर अरेंजमेंट होता है, तब वहां पे क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में ना ऐसा होता है, देखो देखो यहाँ से ऐसा किया, एक एंगल, एक मतलब उस पे क्या कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ, और एक पे यहाँ पे क्या कर दिया, एंगल का यहाँ पे बता दिया। जैसे सपोज यहाँ पे कुछ भी एंगल यहाँ पे कर दिया ना, तो ऐसे यहाँ पे ऐसे ग्राफ ऐसे बनता है कि जैसे यहाँ पे 180 डिग्री पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे मतलब एंगल की रेंज यहाँ पर होती है कि यहाँ पे क्या बन रहा है, ये स्ट्रेंथ यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। यहाँ पर ये कैसे बन रहा है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। और ये जो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इनका एंगल कुछ भी हो सकता है कि 70 डिग्री यहाँ पर हो सकता है, और ये कुछ यहाँ पे 200 डिग्री का एंगल यहाँ पे हो सकता है। तो मतलब सबसे ज्यादा जो हाइयर पिक मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, 180 डिग्री पर मिल रही है। तो 180 डिग्री पर मिल रही है, तो मतलब वहां पे क्या होगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो कौन से एंगल पे बनता है, 180 डिग्री पर। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसके फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर यहाँ पर आता है, और उसके बाद फिर इसका केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कब बनता है, तो सिंपल लीनियर अरेंजमेंट होगी, 180 डिग्री पर होगा, तो वहां पे क्या बनता है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सोलिबिलिटीज ऑफ गैसेस इन वाटर। नेक्स्ट आता है सोलिबिलिटीज ऑफ गैसेस इन वाटर। सोलिबिलिटीज ऑफ गैसेस इन वाटर। अब एक चीज बताओ, कौन से टाइप के गैसेस वाटर में ज्यादा सोल्यूबल होंगे, पोलर और नॉन पोलर? पोलर यहाँ पे क्या होंगे, ज्यादा सोल्यूबल यहाँ पर होंगे। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, वाटर यहाँ पे कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल, लाइक डिजोल्व लाइक। तो सिंपल यहाँ पे क्या होगा, पोलर गैसेस यहाँ पे क्या होंगी, पोलर गैसेस आर मोर सोल्यूबल इन वाटर देन नॉन पोलर। ठीक है, पोलर गैसेस यहाँ पे ज्यादा सोल्यूबल होगी देन नॉन पोलर। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज देखो, अब हमारे पास एक गैस है N2O2 CO2। तीन गैसेस यहाँ पे N2O2 CO2। पहले तो इनका नेचर बताओ, तीनों गैसेस कैसी है, पोलर और नॉन पोलर? नॉन पोलर। N2 यहाँ पे क्या होगा, नॉन पोलर। नॉन पोलर क्यों होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो मतलब यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे बनता है, नॉन पोलर होगा। O2 भी यहाँ पे कैसे होगी, नॉन पोलर, क्योंकि यहाँ पे क्या बनेगा, ये यहाँ पर होगा CO2 क्या होगा, तो वेदिका नॉन आंसर दिया पोलर। नॉन पोलर। नॉन पोलर, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा ना,
बताओ अब। स्ट्रक्चर ऐसा बताओ, पोलर नॉन पोलर। नॉन पोलर। अरे देखने से भी नहीं पता लग रहा। नॉन पोलर, अरे नॉन पोलर ही है, लग क्या रहा है, नॉन पोलर ही तो है। अच्छा चलो नॉन पोलर अब क्यों बताओ। इक्वल शेयरिंग कैंसिल हो जाएगा, हाँ सिंपल, देखो यहाँ पे पॉजिटिव, इधर भी सेम क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को मतलब अपनी तरफ पुल करेगा, वो भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे क्या होगा, सेम ही तो है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों तरफ सेम है ना। अगर यहाँ पे डिफरेंस होता तब हम बोलते कि वहाँ पे कुछ अनइक्वल वहां पर होता है, यहाँ पे क्या होगा, इक्वल होगा ना, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो यहाँ पर कैसा होता है, नॉन पोलर गैस यहाँ पर आती है। अच्छा यहाँ पर अगर होता अमोनिया NH3, ये बताओ पोलर है या नॉन पोलर। इस फटाफट से आंसर आना चाहिए। क्या होगा, पोलर होगा। पोलर क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है ना, नाइट्रोजन क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन दी हाइड्रोजन, तो पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वहां पर आएगा, तो ये क्या होगा, पोलर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है H2S। H2S बताओ। कैसे नॉन पोलर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच नहीं, बट अगर सल्फर और हाइड्रोजन में कंपेयर किया जाए, सल्फर के ऊपर चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव होगा, सल्फर के ऊपर चार्ज होगा नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ पर आएगा पॉजिटिव, तो ये भी पोलर है। H2S भी यहाँ पे क्या था, पोलर यहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखो सिंपल सा कुछ ऐसे, देखो ऐसे ही यहाँ पर होता है। इसका देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर से क्वेश्चन आ जाता है, गैसेस का ऑर्डर, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी का, ऑर्डर ऑफ सोलिबिलिटी का यहाँ पर होगा, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर। ठीक है, कि वाटर में सोलिबिलिटी यहाँ पे कैसे यहाँ पर होती है। तो देखो यहाँ पे क्या, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड पोलर यहाँ पर है, यहाँ पे N2 नॉन पोलर, O2 नॉन पोलर, CO2 नॉन पोलर, NH3 यहाँ पे क्या होता है, पोलर यहाँ पर होता है। ठीक है, अब इसका ऑर्डर यहाँ पे करेंगे, ऑर्डर में ना यहाँ पे इनकी कुछ सोलिबिलिटी भी यहाँ पे देखते हैं। नहीं नहीं, वो कैंसिल, देखो कैंसिल ऐसा हुआ था कि इधर भी पुल करे इलेक्ट्रॉन को, इधर भी पुल करे, इस वजह से यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे भी नेगेटिव आ रहा है, और यहाँ पे कह रहा है पॉजिटिव। अब यहाँ पे हाइड्रोजन पुल थोड़ा कर रहा है, हाइड्रोजन तो अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन अपने दे रहा है सल्फर को, यहाँ पे तो ये पुल कर रहा था ऑक्सीजन। अब ये जो गैसेस हमने किया ना, इनकी हम यहाँ पे करते हैं सोलिबिलिटी इन वाटर, ये होगा ग्राम पर लीटर सोलिबिलिटी इन वाटर। ठीक है, इन गैसेस का सोलिबिलिटी यहाँ पे देखते हैं। अब इनकी सोलिबिलिटी देखो यहाँ पे कैसे होता है कि जो नाइट्रोजन यहाँ पर होता है ना, इसके होते हैं 0.018, मतलब इसके वैल्यूज कर रहे हैं कि वाटर में कितना कितना सोल्यूबल यहाँ पर होता है, कि पर लीटर में कितनी गैस यहाँ पे सोल्यूबल यहाँ पर होती है। इसका यहाँ पर आता है 0.018 यहाँ पर होता है, फिर इसके यहाँ पर आता है सोल्यूबिलिटी 0.035, O2 की सोल्यूबिलिटी यहाँ पर होता है 0.035 यहाँ पर होता है, CO2 के होते हैं यहाँ पे 0.97 यहाँ पर आता है, अमोनिया के होते हैं 900, और इसके होते हैं 1860। ठीक है, तो अब यहां से हम सिंपल सा एक ऑर्डर कर सकते हैं, ऑर्डर यहाँ पे कैसे, H2S यहाँ पे क्या होगा, सबसे ज्यादा सोल्यूबल होगा वाटर में, H2S के बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, NH3 यहाँ पर आ जाएगा, NH3 के बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO2, CO2 के बाद फिर यहाँ पर क्या होगा, O2 यहाँ पर होगा, और सबसे एंड में यहाँ पे क्या आएगा, N2। तो अगर हम इन गैसेस में देखिए तो N2 यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन लीस्ट सोल्यूबल यहाँ पर होगा, और H2S यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट सोल्यूबल होगा इन वाटर।
ठीक है। तो ये ऑर्डर यहाँ पे, ऑर्डर का यहाँ पर आता है कि गैसेस किस से यहाँ पे सोल्यूबल होती हैं वाटर में, तो ये ऑर्डर यहाँ पे बनता है, एस्टर सबसे ज्यादा होता है, फिर अमोनिया, CO2, O2, फिर यहाँ पे N2। देखो वैसे CO2, O2 और N2 तीनों यहाँ पे कैसी है, नॉन पोलर है, बट इन नॉन पोलर में भी सबसे कम लीस्ट सोल्यूबल यहाँ पे कौन सी, N2 यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये ऑर्डर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है गैसेस का। यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि वाटर की गैसेस की सोल्युबिलिटी यहाँ पे कैसे रहती है वाटर में। ठीक है, और यहां से सिंपल से हम एक चीज यहाँ पे बोल सकते हैं, सोल्युबिलिटी जो यहाँ पर होगा, सोल्युबिलिटी इन वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलैरिटी। जितना ज्यादा पोलर होंगे गैसेस उतना ज्यादा वहां पे क्या होंगे, वाटर में ज्यादा सोल्यूबल यहाँ पर होगी। तो हम एक रिलेशन यहाँ पे कर सकते हैं ना, सोल्युबिलिटी इन वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पर आ जाएगा पोलैरिटी। ठीक है, जितना ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा उतना ज्यादा वाटर में कैसा होता है, सोल्यूबल होगा। ठीक है, तो यहां तक ये सब आता है वाटर के बारे में, जितना भी इंपॉर्टेंट था वाटर के बारे में, वाटर से क्वेश्चन आ जाता है। पार्ट बी में भी, पार्ट सी में भी आता है। सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे बन के आता है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी। ठीक है, तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखनी है, केमिकल स्ट्रक्चर यहाँ पे याद रखना है, केमिकल स्ट्रक्चर के बाद फिर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड कब बनता है, फिर उसके बाद वाटर का गैसेस का सोल्युबिलिटी यहाँ पे देखता है और उनका ऑर्डर यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक देखो, अभी तक हमने बेसिक यहाँ पे कर लिया, बेसिक हमारे पास यहाँ पे केमिकल बॉन्ड्स हमने किया, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स यहाँ पे देखे, फिर उसके बाद वाटर का यहाँ पे किया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट हम फर्स्ट माइक्रोमोलिक्यूल यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम करेंगे अमाइनो एसिड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स। अभी तक तो सभी बेसिक यहाँ पे था, अमाइनो एसिड करेंगे। अमाइनो एसिड इंपॉर्टेंट, अमाइनो क्या आता है पार्ट बी से। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अमाइनो एसिड्स। चलो अमाइनो एसिड्स बताओ क्या होते हैं, क्या हो गए, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स। हाँ सिंपल, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स बोल सकता है, या फिर इन्हें हम क्या बोल सकते हैं, मोनोमरिक यूनिट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन्स की मोनोमरिक यूनिट यहाँ पे क्या होती है, अमाइनो एसिड्स यहाँ पर होते हैं। अभी जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जितने भी अमाइनो एसिड्स है, सब में कॉमन यहाँ पे क्या होता है कि इनमें कार्बन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, और क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। जितने भी अमाइनो एसिड है सब में ये चीज तो कॉमन होगा ही होगा कि कार्बन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर आता है, नाइट्रोजन होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो अमाइनो एसिड का अगर हम देखें, इसमें यहाँ पे क्या होता है, एक सेंट्रल कार्बन यहाँ पे होगा। ठीक है, इस सेंट्रल कार्बन से यहाँ पे क्या क्या अटैच होगा, एक यहाँ पे अमोनिया ग्रुप यहाँ पे अटैच होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है, और एक यहाँ पे आर होता है। आर यहाँ पे क्या होती है, ये यहाँ पर होती है साइड चेन। ठीक है, एक जनरल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सिंपल क्या होगा, सेंट्रल कार्बन यहाँ पर होता है, सेंट्रल कार्बन से यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल कार्बन से यहाँ पे क्या होगा, NH2। ठीक है, अमाइनो ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा, अमाइनो ग्रुप यहाँ पर आता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर होगा, एक यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर आता है, और यहाँ पे क्या आता है, आर, मतलब एक आर यहाँ पे होता है, साइड चेन यहाँ पर होती है। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल कार्बन होता है, अब देखो ये एक यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, एक यहाँ पे क्या, अमीनो ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, अब जिस कार्बन से ये अटैच होता है उस कार्बन को बोला जाता है अल्फा कार्बन। ठीक है, जिस कार्बन से ये अटैच होता है उसे बोलता है अल्फा कार्बन, इसे बोलते हैं। तो ये क्या होगा, अल्फा कार्बन यहाँ पर होता है। ठीक है, जिस भी कार्बन से डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उसे क्या बोलता है, अल्फा कार्बन यहाँ पर आता है। अब ये अल्फा कार्बन है तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास होता है अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर होगा अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये यहाँ पर हो जाएगा अल्फा अमाइनो ग्रुप। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगा अल्फा अमाइनो ग्रुप यहाँ पर होगा। ये जो सेंट्रल कार्बन यहाँ पर है जिससे क्या करता है, यहाँ पे डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच है, उसे क्या बोला जाता है, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ जो ग्रुप यहाँ पे अटैच है उसे क्या बोलता है, अल्फा कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर आता है, और यहाँ पर आता है अल्फा अमाइनो ग्रुप यहाँ पर आता है। ठीक है, अब एक चीज और देखो,
हम अमीनो एसिड की रिप्रेजेंटेशन जनरली ऐसे करते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ अमीनो ग्रुप NH2, एक तरफ यहाँ पे कहते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पर होता है, ठीक है। लेकिन जो जनरली जो अमीनो एसिड होता है ना वो इस फॉर्म में प्रेजेंट है, वो अपने आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आयनिक फॉर्म में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाता है अमोनियम आयंस, NH3 पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ जाता है यहाँ पे CO नेगेटिव यहाँ पर होगा, यहाँ पे R क्या होगी, साइड चेन यहाँ पर होगी, और यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन यहाँ पर आता है। तो नहीं मतलब जनरली सेल के अंदर जो अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है वो अपने इस आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इस फॉर्म में नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। हम जनरल स्ट्रक्चर करते हैं कि ऐसा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है, बट एक्चुअल में जो सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर जो अमीनो एसिड जो होता है वो कैसे अपने आयनिक फॉर्म में होता है। तो ये क्या होगा, अमोनियम आयन यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक आयन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, अल्फा ग्रुप यहाँ पर आते हैं, ठीक है, अल्फा यहाँ पर होगा। अब इसमें एक चीज और देखो, ये यहाँ पे क्या अल्फा कार्बन यहाँ पर है ना। अब देखो क्या होता है, जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन, जितने भी अमीनो एसिड होंगे सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के, ये जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के, ग्लाइसिन यहाँ पे क्या होता है, एक्सेप्शन यहाँ पर आता है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन। और जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं उन सब में क्या होगा, जो अल्फा कार्बन यहाँ पर होता है, अल्फा कार्बन के पास यहाँ पे क्या होता है, 4 डिफरेंट ग्रुप यहाँ पर आते हैं, ठीक है। 4 डिफरेंट ग्रुप यहाँ पर होंगे। 4 डिफरेंट ग्रुप में क्या होगा कि एक तो यहाँ पे क्या कार्बोक्सिलिक ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, एक अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट होगा, एक R चेन में यहाँ पे हो सकता है CH3 यहाँ पर हो सकता है, CH2 CH3 यहाँ पर हो सकता है, कुछ में यहाँ पे ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है, और एक में यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। तो चारों यहाँ पे कहते हैं 4 डिफरेंट ग्रुप होते हैं, बट एक्सेप्ट यहाँ पे कहते हैं ग्लाइसिन, क्योंकि ग्लाइसिन में क्या होगा, R इक्वल्स टू वहां पे क्या होता है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, जो कार्बन है कार्बन के साथ वहां पे क्या होता है, 2 हाइड्रोजन वहां पर होता है, तो वहां पे 4 डिफरेंट ग्रुप वहां पे नहीं होते, ठीक है। अब ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं उससे बोलते हैं कायरल कार्बन, ठीक है। जिसके साथ क्या होता है, 4 डिफरेंट ग्रुप होता है, उस कार्बन को बोला जाता है कायरल कार्बन। तो हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं एक्सेप्ट ग्लाइसिन, सबके पास क्या होता है, कायरल कार्बन होता है, ठीक है। तो ग्लाइसिन के पास कोई भी कायरल कार्बन नहीं होता, तो ग्लाइसिन हमारे पास क्या होता है, ग्लाइसिन होता है एकायरल, ये है एकायरल अमाइनो एसिड, ठीक है। क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि एकायरल अमीनो एसिड यहाँ पे कहते हैं, या फिर स्टेटमेंट यहाँ पे बन के आती है कि ऑल अमीनो एसिड हैज कायरल कार्बन, ठीक है। लेकिन ऑल अमीनो एसिड में नहीं होगा, एक्सेप्शन वहां पर होता है क्या, ग्लाइसिन का एकायरल अमीनो एसिड वहां पर होता है। एकायरल क्यों, क्योंकि वहां पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स वहां पे नहीं होते, बाकी और जितने भी अमीनो एसिड होते हैं सब में वहां पे कहते हैं 4 डिफरेंट ग्रुप वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब देखो जितने भी अमीनो एसिड होता है एक्सेप्ट ग्लाइसिन, सबके पास एटलीस्ट 1 कायरल कार्बन होता है, कम से कम एक कायरल कार्बन सबके पास होता है, एक से ज्यादा भी कायरल कार्बन हो सकता है, ठीक है, बट एटलीस्ट एक कायरल कार्बन होता ही है, ठीक है। अब एक चीज तो यहाँ पे कि कायरल कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ग्लाइसिन इसमें एग्जांपल आता है, ग्लाइसिन किसमें आएगा, एक कायरल अमीनो एसिड में यहाँ पर आता है। अब ऐसे अमीनो एसिड जिनमें क्या होता है, मोर देन 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे अमीनो एसिड क्या होंगे कि जिनके पास क्या होगा, मोर देन 1 कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आता अमीनो एसिड्स विद 2 कायरल कार्बन, मतलब मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं, ठीक है। जितने भी अमीनो एसिड है ना टोटल, उनमें अभी तक एटलीस्ट 1 तो होगा, और मैक्सिमम कितना होता है, 2 कायरल कार्बन होता है। तो यहाँ पर आता है अमीनो एसिड विद 2 कायरल कार्बन। 2 कायरल कार्बन के साथ जो अमीनो एसिड यहाँ पर होता है वो यहाँ पर होता है आइसोल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड थियोनिन। आइसोल्यूसिन एंड थियोनिन 2 अमीनो एसिड ऐसे होता है जिनके पास 2 कायरल कार्बन होता है। अभी जब हम सारे अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर करेंगे ना तो वहां पर भी देखेंगे, आइसोल्यूसिन के स्ट्रक्चर में देखेंगे 2 कायरल कार्बन कहां पर है, ऐसे थियोनिन के स्ट्रक्चर में कहां पर 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो आइसोल्यूसिन एंड थियोनिन दोनों के पास यहाँ पे क्या होता है, कायरल कार्बन होता है। अच्छा, जितने भी अमीनो एसिड्स होता है सबका सिंगल लेटर कोड होता है, ये सबको पता है ना, सबका सिंगल लेटर कोड होता है, 3 लेटर से भी डिजाइन करते हैं। जैसे देखो आइसोल्यूसिन का सिंगल लेटर कोड यहाँ पर होता है आई, और थियोनिन का यहाँ पर होता है टी, तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आईटी, ठीक है। आईटी मतलब क्या होगा कि जिसके पास होंगे 2 कायरल कार्बन यहाँ पर है आईटी, ठीक है।
अब देखो ऐसे अमीनो एसिड जो है ना, इनकी क्लासिफिकेशन भी हम करेंगे ना, तो सबका ना ऐसे निमोनिक्स बना के याद करना पड़ेगा, अदरवाइज याद नहीं होंगे कि पोलर चार्ज अमीनो एसिड कौन से होता है, पोलर अनचार्ज वहां पे कौन से होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप के भी कीटोजेनिक अमीनो एसिड, ग्लूकोकीटोजेनिक अमीनो एसिड, तो डिफरेंट सबके ना से निमोनिक्स बना के, और निमोनिक्स में तभी सिंगल लेटर जो पता होगा उसी से फिर याद होता है, जैसे आईटी। ठीक है, आईटी से मतलब आइसोल्यूसिन एंड थ्योनिन। आईटी यहाँ पे क्या है, अमीनो एसिड विद 2 कायरल कार्बन। ठीक है, कि जिनके पास यहाँ पे कहते हैं 2 कायरल कार्बन होता है, वो यहाँ पे कहते हैं 2 यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे और क्या आता है, जैसे देखो कोई भी अमीनो एसिड यहाँ पर है ना, अब उस अमीनो एसिड की अगर साइड चेन में और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CH2। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे कुछ भी कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उनको कैसे डिजाइन किया जाता है, मतलब डेजिग्नेट कैसे करता है, जैसे ये अल्फा होगा, फिर ये बीटा जाता है, ये गामा यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पे डेल्टा यहाँ पर आता है, ये यहाँ पे एप्सिलॉन यहाँ पर आता है, NH2। ये वैसे जनरली स्ट्रक्चर बना लाइसिन का। ठीक है, लाइसिन में यहाँ पर होता है, लाइसिन में ऐसा होता है, लाइसिन एक बेसिक अमीनो एसिड होता है ना, वहाँ पे एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। एप्सिलॉन अमीनो ग्रुप मतलब एप्सिलॉन कार्बन के साथ भी वहाँ पे क्या होता है, अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होता है। अल्फा भी होता है, एप्सिलॉन भी वहाँ पर होता है। तो सिंपल सा यहाँ पे ये था कि जो मेन चेन में हमारे पास कार्बन है, जो क्या करता है यहाँ पे मेन चेन का मतलब जो ये पार्ट ये यहाँ पर होगा, इसको अल्फा। और इसके अलावा जो साइड चेन में अमीनो एसिड, साइड चेन में जो कार्बन आता है ना, उनको कैसे लिखा जाता है, बीटा गामा डेल्टा, मतलब ऐसे करके यहाँ पे इनकी डेजिग्नेशन ऐसे चलती है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो अभी तक देखो सिंपल सा स्ट्रक्चर यहाँ पे किया कि अमीनो एसिड यहाँ पर होता है, अमीनो एसिड में यहाँ पे क्या होगा, अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन में जितने भी अमीनो एसिड होते हैं सब यहाँ पे कैसे होता है, अल्फा अमीनो एसिड होता है, क्योंकि सबके पास क्या अल्फा कार्बन यहाँ पर होता है। अल्फा अमीनो एसिड, अल्फा अमीनो एसिड में भी यहाँ पे क्या होगा, कायरल कार्बन यहाँ पर आता है, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, सबके पास एटलीस्ट वहाँ पे क्या होता है, 1 कायरल कार्बन होता है। 2 कायरल कार्बन में एग्जाम्पल वहाँ पे क्या जाता है, आईटी मतलब आइसोल्यूसिन एंड थ्योनिन यहाँ पर आता है। और इसके अलावा अगर साइड चेन में जो भी कार्बन वहां पर आता है उनको कैसे लिखा जाता है, बीटा गामा डेल्टा, मतलब अल्फा से आगे फिर एसिन को डेजिग्नेट यहाँ पे करते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सिंपल इतना सा बेसिक यहाँ पे किया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट हम करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड। इसमें इंपॉर्टेंट अभी तक है कायरल कार्बन वाला। ठीक है, यहाँ से पार्ट बी से क्वेश्चन बन जाता है, अमीनो एसिड विद 2 कायरल कार्बन। और जनरली अगर CSR में ना बने ना, तो इसमें तो बन ही जाता है गेट पे या DBT में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन आ ही जाता है, क्योंकि CSR में ऐसा होता है कि अभी थोड़ा सा ना इतना इजी क्वेश्चन हो सकता है कि ना पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछे ना। ठीक है, इसलिए, लेकिन गेट उसमें पूछ लेते हैं DBT में। अब नेक्स्ट हम करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, सबसे पहले देखो ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे क्या होता है। ऑप्टिकल, ऑप्टिकल जब भी वर्ड होता है ना, ऑप्टिक मतलब किससे रिलेटेड यहाँ पर होगा, लाइट से। ठीक है, लाइट से यहाँ पे रिलेट होता है। अब देखो, अब लाइट भी यहाँ पे कैसे, अब जनरली देखा जाए ना, हमारे पास ना टर्म होती है, एक हम बोलते हैं पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, एक होती है पोलराइज्ड लाइट, एक हमारे पास होती है अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, पोलराइज्ड लाइट एंड अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब पोलराइज और अनपोलराइज का मतलब सिंपल होता है। अनपोलराइज का मतलब होगा लाइट विच हैज मल्टीपल डायरेक्शन, जिसके क्योंकि मल्टीपल डायरेक्शन है। ठीक है, वैसे जनरली लाइट के मल्टीपल डायरेक्शन से लाइट जनरली अनपोलराइज्ड होती है, उनको पोलराइज्ड बनाया जाता है। ठीक है, लाइट कैसे होता है, अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज्ड मतलब डायरेक्शन कैसे होगी, मल्टीपल डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में लाइट क्या करेगी, यहाँ पे मूव करते हैं, मतलब लाइट यहाँ पे कैसा होगा, अनपोलराइज्ड यहाँ पर होता है। पोलराइज्ड का मतलब होता है कि जब लाइट की क्या होगी, सिंगल डायरेक्शन होगी, लाइट विद ओनली 1 डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन यहाँ पर होगी लाइट की। ये हो सकती है, ये डायरेक्शन हो सकती है, ये डायरेक्शन हो सकती है, ये डायरेक्शन होगी, बट एट अ टाइम एक ही डायरेक्शन होगी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, जनरली लाइट कैसे होती है, अनपोलराइज्ड होती है, उनको पोलराइज बनाया जाता है, फिल्टर्स वहां पे लगाता है, फिल्टर से क्या करता है कि जो लाइट होती है वो क्या बनती है, अनपोलराइज से पोलराइज यहाँ पर होती है।
ठीक है। अब ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में यहाँ पे क्या होता है, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का सिंपल सा मतलब यहाँ पे क्या, कि हमने यहाँ पे क्या लिया, अमाइनो एसिड्स यहाँ पे लिए, अमाइनो एसिड में हमने वहां पे क्या डाला, उनके ऊपर पोलराइज लाइट, पोलराइज लाइट मतलब वहां पे एक ही डायरेक्शन की लाइट वहां पे मतलब डाली। अब उससे क्या होगा, अब वो जो अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी वो क्या करेंगे, उस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। जैसे देखो हमने क्या किया, हमने एक डायरेक्शन में हमारे पास यहाँ पे पोलराइज लाइट है, ठीक है। तो अब अमाइनो एसिड की प्रॉपर्टी यहाँ पर होगी कि जैसे उस अमाइनो एसिड से वो पोलराइज लाइट पास करेगी, वो क्या करता है, उस प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को या तो क्या करे, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट कर दे, उसको रोटेट कर दे, या फिर उसको क्या कर दे, लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर दे। इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, कि इनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या है, कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को ये रोटेट कर सकता है इधर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। या तो उसको राइट साइड में क्या कर सकता है, उसको रोटेट करवा सकता है, या फिर उसको लेफ्ट साइड में रोटेट करवा सकता है। इन्हीं प्रॉपर्टी को बोला जाता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी जो होती है ना, ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी यहाँ पर होती है कार्नल कंपाउंड्स की। जितने भी कार्नल कंपाउंड्स होते हैं ना, सबके पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या कर सकते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट कर सकता है किस डायरेक्शन में, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ किसकी होती है, कार्नल कंपाउंड की। तो मतलब कार्नल अमीनो एसिड कैसे होता है, हम सिंपल बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो कार्नल अमीनो एसिड होंगे, कार्नल अमीनो एसिड यहाँ पे कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पर होते हैं। कार्नल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव और एकार्नल अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब एकार्नल कंपाउंड्स के पास या फिर एकार्नल अमीनो एसिड के पास प्रॉपर्टी नहीं होगी क्या करने की, रोटेट करने की। ठीक है, तो यहाँ पे जो एकार्नल अमीनो एसिड यहाँ पर होंगे, वो यहाँ पे क्या होंगे, वो होता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे अमीनो एसिड्स किए, अब अमीनो एसिड में हमने क्या किया, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन क्या होता है, एकार्नल होता है। तो हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि ग्लाइसिन क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी जितने भी अमीनो एसिड है वो सब कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ग्लाइसिन कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव यहाँ पर होता है। ठीक है, अच्छा टोटल कितने अमीनो एसिड होते हैं स्टैंडर्ड, 22। टोटल स्टैंडर्ड अमीनो एसिड कितने होता है, 22। ठीक है, अब 22 अमीनो एसिड में ही यहाँ पे ग्लाइसिन जो होगा, ग्लाइसिन कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। बाकी सब कैसे होता है, ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब यहीं से देखो, यही अब यहाँ पे क्या किया, अब यहीं से टर्म आती है कि यहाँ पे जब अब देखो जैसे क्या किया, ये पोलराइज लाइट है। ठीक है, इसके प्लेन को अगर कहां पे शिफ्ट किया, राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे किया, तो इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, उन्हें बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, मतलब ऐसे कंपाउंड जो क्या करता है, प्लेन और पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है या फिर राइट डायरेक्शन में रोटेट करता है, उन्हें बोला जाता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है, और ऐसे जो क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करेंगे या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में यहाँ पे करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, उन्हें बोला जाता है लीवो रोटेटरी। ठीक है, उन्हें बोलते हैं लीवो रोटेटरी। लीवो रोटेटरी इसे रिप्रेजेंट करता है स्मॉल एन या फिर माइनस से, डिक्स्ट्रो रोटेटरी को रिप्रेजेंट करता है स्मॉल डी या फिर प्लस से। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे ध्यान दो, हम क्या करते हैं, हमारे पास देखो एक हमारे पास होता है कैपिटल डी अमाइनो एसिड और होता है कैपिटल एल अमाइनो एसिड। ठीक है, कैपिटल डी और कैपिटल एल डिक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी नहीं है। ठीक है, ये अलग होता है, ये अलग है, ये भी करेंगे अभी कि डी और एल अमाइनो एसिड यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर क्या है, स्मॉल डी स्मॉल एल। तो एग्जाम में देखना कि मतलब वहां पे क्या चीज मेंशन किया हुआ, स्मॉल डी स्मॉल एल है या फिर कैपिटल डी कैपिटल एल वहां पर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना, ये दोनों सेम नहीं है। स्मॉल डी अलग है, कैपिटल डी अलग है। स्मॉल डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, कैपिटल डी का मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी नहीं है। ठीक है, इसमें स्मॉल एल का मतलब होगा लीवो रोटेटरी, यहाँ पे कैपिटल एल का मतलब लीवो रोटेटरी यहाँ पे नहीं है। तो डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पर आता है।
डी और एल अभी हम करेंगे, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस यहाँ पर आता है, ये इसमें आता है डी और एल जो यहाँ पर होता है। ये यहाँ पे कैसे होगा, रोटेशन के बाद यहाँ पर होगा। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी में डी और एल करते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी यहाँ पर होता है, और एल यहाँ पर कैसे होगा जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। और ये सब जितने भी कायरल कंपाउंड होता है सबकी प्रॉपर्टी यहाँ पर आता है। तो कायरल कंपाउंड में अमीनो एसिड यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो जितने भी कायरल कंपाउंड्स है वो यहाँ पे क्या करेंगे, या तो वो लाइट को क्या कर सकता है, राइट डायरेक्शन में कर सकता है क्लॉकवाइज में तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ने बोला जाएगा, और लेफ्ट में करेंगे एंटी क्लॉक में तो ये क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पे देखते हैं कि कैसे यहाँ पे करता है। सबसे पहले देखो हमारे पास यहाँ पे क्या हो, यहाँ पर आया लाइट सोर्स, ठीक है। अब ये जो लाइट सोर्स है, इस लाइट सोर्स के यहाँ पर है मल्टीपल वेवलेंथ, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ यहाँ पर है, और ये लाइट यहाँ पे कैसे मल्टी डायरेक्शनल, ठीक है। स्टार्टिंग में हमारे पास लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स के वहां पे क्योंकि मल्टीपल वेवलेंथ है और वो क्या है मल्टी डायरेक्शन वहां पर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, अब ये जो लाइट है इसको पास किया यहाँ पे, इसको पास किया मोनोक्रोमेटर फिल्टर से, ठीक है। इसको पास किया मोनोक्रोमेटर फिल्टर से पास किया। मोनोक्रोमेटर फिल्टर से पास करते ही अब यहाँ पर जो लाइट है इसके यहाँ पर है सिंगल वेवलेंथ एंड मल्टी डायरेक्शन। डायरेक्शन अभी भी कैसी है मल्टी, लेकिन वेवलेंथ यहाँ पे क्या है सिंगल वेवलेंथ यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद फिर हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने इसको पास किया पोलराइजर। नेक्स्ट जो ये लाइट पास की इसको किससे पास किया, पोलराइजर से पास किया। पोलराइजर से पास करते ही अब यहां पर ये जो लाइट है अब इसके यहां पर है सिंगल वेवलेंथ एंड है सिंगल डायरेक्शन, ठीक है। तो जो मोनोक्रोमेटर फिल्टर है इसका फंक्शन है कि जो मल्टी वेवलेंथ यहाँ पर आती है, अच्छा क्रोमेटर फिल्टर जो होता है ना इनका वैसे भी फंक्शन होता है कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को क्या करना, लाइट को पास होने देना, बाकी सबको ब्लॉक कर देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंगल वेवलेंथ कैसे बनी, अब लाइट सोर्स यहाँ पे मल्टीपल वेवलेंथ की लाइट यहाँ पर आएगी, ये फिल्टर क्या करेंगे एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को पास होने देंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे वहां से ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। तो अब सिंगल वेवलेंथ की लाइट पास हो रही है, फिर आगे क्या हो पोलराइजर वहां पर है, पोलराइजर ने यहाँ पे क्या लाइट को एक डायरेक्शन में वहां पे कर दिया। इसके बाद फिर हमने क्या किया, हमारे पास यहाँ पर है सैंपल ट्यूब है, इस सैंपल ट्यूब में हमारे यहाँ पे क्या है सैंपल यहाँ पर है, और इस सैंपल ट्यूब से हमने क्या किया लाइट को पास किया, ठीक है। सैंपल ट्यूब यहाँ पर होगी, सैंपल ट्यूब में यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है। कंपाउंड यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कायरल कंपाउंड भी हो सकता है, एक कायरल कंपाउंड भी यहाँ पर हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पॉसिबल रिजल्ट हमें मिल सकते हैं, ठीक है। इसका रिजल्ट सैंपल ट्यूब में जैसे हमने लाइट को पास किया तो 3 पॉसिबल रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। 3 पॉसिबल रिजल्ट में यहाँ पे क्या होगा, एक तो मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है नो रोटेशन, ठीक है। एक पॉसिबल रिजल्ट यहाँ पे क्या मिल रहा है कि कोई रोटेशन यहाँ पे नहीं हो रही लाइट की, यहाँ पे क्या नो रोटेशन। नो रोटेशन का मतलब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एक कायरल कंपाउंड यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंड यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर ये जो लाइट है इसको कहाँ पे किया, इसको किया यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको रोटेट किया, ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। ये होंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड होंगे। एंड थर्ड केस यहाँ पे बनेगा कि यहाँ पर शिफ्ट करेंगे ये लेफ्ट डायरेक्ट, मतलब लेफ्ट में या फिर एंटी क्लॉकवाइज में आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर होगा तो ये बनेगी लीवो रोटेटरी, एल यहाँ पर होगा, ठीक है। तो सिंपल ऐसे यहाँ पे किया जाता है कि पहले जो लाइट यहाँ पर होगी,
लाइट को यहाँ पे पहले सिंगल वेवलेंथ से, फिर उसके बाद यहाँ पे सिंगल डायरेक्शन यहाँ पर होगा, फिर सैंपल ट्यूब यहाँ पर आता है। 3 पॉसिबल रिजल्ट यहाँ पर हो सकता है। पोलराइज मतलब लाइट वहाँ पे रोटेट नहीं भी हो सकती है, राइट डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेफ्ट डायरेक्शन में भी। ठीक है, तो वहाँ पे एक कायरल कंपाउंड भी हो सकता है, कायरल कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी, कायरल कंपाउंड लीवो रोटेटरी वहां पर होंगे। ठीक है, अच्छा ये जो ऑप्टिकल रोटेशन होती है ना, इसको मेजर किया जाता है बाय पोलैरिमीटर। ऑप्टिकल रोटेशन इज मेजर्ड बाय पोलैरिमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे इसको मेजर किया जाता है उसे बोलता है पोलैरिमीटर। ठीक है, जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है ऑप्टिकल रोटेशन या फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी को, उसे बोलता है पोलैरिमीटर। क्या हुआ, थक गया? नहीं नहीं, अब यहीं पर ही इससे रिलेटेड एक टर्म यहाँ पर आती है, स्पेसिफिक रोटेशन। नेक्स्ट यहाँ पर आता है स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, इसी से रिलेटेड यहाँ पे स्पेसिफिक टर्म यहाँ पर आते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। अब ये जो स्पेसिफिक रोटेशन है ना, स्पेसिफिक मतलब यहाँ पे कंडीशंस स्पेसिफाई यहाँ पे करती। कंडीशन स्पेसिफाई का मतलब यहाँ पे क्या, कि कुछ भी यहाँ पे क्या है, गिवन टेम्परेचर यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ गिवन वेवलेंथ यहाँ पर है, मतलब कोई सर्टेन वेवलेंथ यहाँ पे मतलब यहाँ पे रोटेशन दिख रहा है। रोटेशन कैसे, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यहाँ पे और एक गिवन वेवलेंथ पे यहाँ पे। ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, पर्टिकुलर वेवलेंथ है, तो स्पेसिफिक रोटेशन का सिंपल मतलब क्या होगा, कि कितने डिग्री से वहां पे क्या कर रही है, लाइट रोटेट कर रही है। कंडीशन वहां पे स्पेसिफाई की कि वहां पे एक तो पाथ लेंथ वहां पे मेंशन कर दिया, मतलब जब लाइट जो पास कर रही है ना, वो क्या कर रही है, एक पर्टिकुलर पाथ लेंथ से वहां पे लाइट पास कर रही है। ठीक है, पाथ लेंथ ऑफ 1 डेसीमीटर, पाथ लेंथ ऑफ 1 डेसीमीटर, और सैंपल कॉन्सेंट्रेशन यहां पर है, सैंपल कॉन्सेंट्रेशन यहां पर होगी 1 ग्राम पर मिलीलीटर। 1 ग्राम पर मिलीलीटर। तो देखो सिंपल क्या किया गया, स्पेसिफिक रोटेशन यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन है। एंगल ऑफ रोटेशन का, जब वहां पे जो लाइट है, लाइट को पास किया गया है, पाथ लेंथ तो 1 डेसीमीटर, और सैंपल कंसंट्रेशन वहां पे कितने लिया, 1 G/ml। ठीक है, इस टाइम पर जो एंगल ऑब्जर्व होगा, इस टाइम पर जो एंगल मतलब ऑब्जर्वेशन यहाँ पर होगी, एंगल ऑफ रोटेशन जो होता है उसको बोला गया स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, स्पेसिफिक रोटेशन में स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन कर दी कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, वहां पे क्या कर रहे हैं, रोटेशन वहां पे करवा रहे हैं। ठीक है, और एक पाथ लेंथ वहां पे मेंशन कर दी कि 1 डेसीमीटर का पाथ लेंथ है, लाइट को इतने पाथ लेंथ से क्या कर रहा है, पास वहां पे कर रहा है। सैंपल कंसंट्रेशन वहां पे मेंशन कर दी, और उस टाइम पर जो रोटेशन वहां पर हो तो उसे बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, अभी जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है ना, इसको कैलकुलेट किया जाता है, मतलब इसके लिए फॉर्मूला यहाँ पर होता है, स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल्स टू होता है थीटा अपॉन सी इंटू एल। स्पेसिफिक रोटेशन इक्वल्स टू थीटा अपॉन सी इंटू एल। थीटा यहां पर होता है ऑब्जर्व्ड एंगल, थीटा यहां पर है ऑब्जर्व्ड एंगल। ठीक है, थीटा यहां पर होगा ऑब्जर्व्ड एंगल, सी यहां पर होगा
कंसंट्रेशन यहाँ पर होगा और एल यहाँ पर होगा पाथ लेंथ, ठीक है। और कंसंट्रेशन किस में लेते हैं, ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। और पाथ लेंथ यहाँ पे क्या होगा, 1 डेसीमीटर, यहाँ पर डेसीमीटर में पाथ लेंथ इन डेसीमीटर यहाँ पर होगी और कंसंट्रेशन यहाँ पे ग्राम पर एमएल में यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से क्या कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन को ना और ऐसा भी लिखा जाता है अल्फा टी एल। टी एल का मतलब क्या, स्पेसिफिक रोटेशन एट गिवन टेम्परेचर एंड गिवन वेवलेंथ। टी और एल यहाँ पे क्या, टेम्परेचर एंड वेवलेंथ यहाँ पर होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे थीटा अपॉन सी इंटू एल, ठीक है, थीटा अपॉन सी इंटू एल। तो अब यहाँ से एक फॉर्मूला यहाँ पर आया, ठीक है। अभी देखो हम ना बहुत सारे फॉर्मुलाज करेंगे, बायोकेमिस्ट्री में वैसे बहुत सारे फॉर्मुलाज आते हैं, तो अब जो भी फॉर्मुलाज करेंगे ना इसको पहले ही ऐसा करना, एक जगह पे ना एक पेज अलग से वहां पे फॉर्मुला सब लिख लेना, क्योंकि एंड में क्या होगा फिर रिवाइज करना इजी रहेगा, नहीं तो फिर ऐसे क्या होगा नोट्स में ढूंढना पड़ेगा कि कौन कौन से फॉर्मुला यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो अभी से जो भी फॉर्मुलाज करते जा रहे हैं ना उनको एक जगह पे नोट करते जाओ। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मुला यहाँ पर आता है स्पेसिफिक रोटेशन का। स्पेसिफिक रोटेशन का फर्स्ट फॉर्मुला यहाँ पे क्या होगा, थीटा अपॉन सी एल। न्यूमेरिकल बहुत सिंपल यहाँ पर आता है, यहाँ पे क्या होगा, या तो स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है, थीटा भी गिवन होगा, सी भी गिवन होगा, एल भी गिवन होगा, या फिर स्पेसिफिक रोटेशन गिवन होगा, थीटा कैलकुलेट करना होगा, सी भी गिवन होगा, एल भी गिवन होगा, ठीक है। मतलब जो चार यहाँ पे पैरामीटर्स है इसमें से कोई भी एक की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने की, अदर 3 वैल्यूज यहाँ पे गिवन थी, ठीक है। तो सिंपल से फॉर्मुला को रीअरेंज करके कैलकुलेशन यहाँ पे करनी है, ठीक है। न्यूमेरिकल सिंपल यहाँ पर आता है। तो फर्स्ट यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन थीटा अपॉन में क्या आता है, सी एल यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आता है ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। ऑप्टिकल प्रॉपर्टी की सिंपल, लाइट को क्या करना, उसको उसके प्लेन ऑफ लाइट को वहां पे क्या कर देना, रोटेट कर देना क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अल्फा एंगल ऑफ रोटेशन ना, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट कर देना, तो अल्फा यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन है। अब नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है एब्सोल्यूट कॉन्फिगरेशन। अब जितने भी देखो हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर एसिमेट्रिक। जितने भी ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ये सब एसिमेट्रिक होता है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। Optically active compounds are asymmetric and they form non-superimposable mirror images. ठीक है, ये क्या फॉर्म करता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को ये फॉर्म करते हैं। देखो कैसे, ये हमारे पास अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड यहाँ पे क्या, ये ग्लाइसिन यहाँ पर है, ठीक है। ग्लाइसिन में क्या होगा, वहां पे आर के प्लेस पे वहां पे क्या होगा, हाइड्रोजन ही प्रेजेंट होगा ना, ठीक है। अब देखो अभी जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन कैसा है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्योंकि ये क्या होगा, एक कायरल यहाँ पर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अब देखो ये दोनों जो मिरर इमेजेस कैसे सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस है। सुपर इम्पोजेबल सबको समझ में आता है ना कि एक के ऊपर एक एग्जैक्ट वैसा का वैसा प्लेस हो जाना, ठीक है। तो अब जो ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करेगा सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ग्लाइसिन क्या फॉर्म करता है, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस
क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसके पास कोई भी कायरल कार्बन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अगर हम इसके प्लेस पे कोई और अमीनो एसिड यहाँ पे करते हैं, अब देखो, अब ये जो यहाँ पे अमीनो एसिड होगा, अब ये कैसा होगा, नॉन सुपर इम्पोजेबल है ना, मतलब दोनों जो मिरर इमेजेस यहाँ पे कैसे, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब ये यहाँ पे क्या है, ये अमीनो एसिड कैसे, कैरल यहाँ पर होगा, कैरल कार्बन इसके पास है, तो ऑप्टिकल एक्टिव है। ऑप्टिकल एक्टिव यहाँ पे क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, ये फॉर्म करता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होता है ना, इन्हें बोला जाता है इनैंशियोमर्स। ठीक है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर नोन एज इनैंशियोमर्स। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को बोलते हैं इनैंशियोमर्स। तो ऑप्टिकली एक्टिव जो कंपाउंड्स है या फिर जो ऑप्टिकली एक्टिव अमीनो एसिड्स होता है, इनमें ये क्या करता है, इनकी नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस यहाँ पे बनती हैं और इन्हें बोला जाता है इनैंशियोमर्स। ठीक है, तो हम सिंपल यहाँ पे बोल सकते हैं कि सिर्फ ग्लाइसिन को छोड़ के जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं, ये अपने टू इनैंशियोमरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ऑल अमीनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन एग्जिस्ट इन देयर टू इनैंशियोमरिक फॉर्म। ठीक है, वो अपने कैसे टू इनैंशियोमरिक फॉर्म में क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। और वहीं से फिर हमारे पास कंसेप्ट आता है DLN सिस्टम या फिर DNL अमीनो एसिड। ठीक है, इनैंशियोमरिक फॉर्म यहाँ पे आता है, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आता है। ठीक है, DNL अमीनो एसिड यहाँ पर आता है। DNL भी यहाँ पे कहते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं, और इन्हीं नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस को बोला जाता है इनैंशियोमर्स। ठीक है, सिर्फ ग्लाइसिन क्या करेगा, वहां पे एनेंशियोमेरिक फॉर्म नहीं बनाता, मतलब उसकी तो एनेंशियोमेरिक फॉर्म नहीं होती, बाकी सबके यहाँ पे कहते हैं एनेंशियोमर्स यहाँ पर आते हैं। देखो, अब यहाँ पे जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आती है ना, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में या फिर जो अमीनो एसिड की जो कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे करते हैं, दो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर करते हैं हम। देखो, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में दो सिस्टम यहाँ पर हमारे पास आता है। एक यहाँ पर होता है डी एंड एल सिस्टम, DLN कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होती है, या फिर DNL अमीनो एसिड इन्हें बोलते हैं। और सेकंड यहाँ पर आता है R&S कॉन्फ़िगरेशन या फिर R&S सिस्टम। R&S अमीनो एसिड और नेक्स्ट यहाँ पर आता है DNL अमीनो एसिड। तो एक होता है DL सिस्टम, एक होता है RS सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे, दो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होता है अमीनो एसिड की, एक DL सिस्टम यहाँ पर आता है, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन। सेकंड यहाँ पर आता है RS कॉन्फ़िगरेशन या फिर RS सिस्टम यहाँ पर आता है। ठीक है, अब ये जो डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन है ना, यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं पोजिशन ऑफ अमाइनो ग्रुप। अमाइनो ग्रुप की पोजीशन के बेसिस पे DNL अमाइनो एसिड यहाँ पर होता है कि अमाइनो ग्रुप अगर कैसा होगा, राइट साइड पे होगा तो उसको क्या बोला जाता है, डी यहाँ पर होता है, लेफ्ट साइड पर होगा तो उसको बोला जाता है एल। अब जैसे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, अमाइनो ग्रुप यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है, राइट साइड पे प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर क्या होता है, ये होता है डी अमाइनो एसिड। तो एक कॉन्फ़िगरेशन तो किस बेसिस पर यहाँ पर होती है, इनकी अरेंजमेंट पे। अच्छा, ये सब जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे चलते हैं सब 3D में होता है। अगर हम जनरली इनका स्ट्रक्चर यहाँ पे देखा जाए ना, तो स्ट्रक्चर बिल्कुल 3D में देखा जाए तो कैसे यहाँ पे उसकी कैसा राइट साइड पे इसकी ओरिएंटेशन यहाँ पर हो रही है। ठीक है, तो वो किस में आ जाएगा, डी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होगी, डी अमीनो एसिड यहाँ पर होता है। और अगर ये कहाँ पर आ जाता है, लेफ्ट साइड में यहाँ पर आ जाएगा, तो ये कहा, ये क्या हो जाता है, ये एल अमीनो एसिड। और ये दोनों जो अमीनो एसिड्स है, ये दोनों यहाँ पे कैसे होता है, ये दोनों यहाँ पे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस फॉर्म करते हैं। ठीक है, डी और एल अमीनो एसिड। ठीक है, तो
जो डी और एल अमाइनो एसिड या फिर डी और एल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये बेसिस पर होता है यहाँ पे अमाइनो ग्रुप की पोजीशन पर होता है, ठीक है। आर एन एस भी करेंगे, आर एन एस पे यहाँ पर हम करते हैं इनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर करते हैं, ठीक है। अभी ये भी देखेंगे कि आर एन एस यहाँ पे क्या होता है। पहले थोड़ा सा डी एन एल के बारे में एक दो चीजें और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कैसे यहाँ पर होता है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे क्या बोला कि दो टाइप के अमीनो एसिड यहाँ पर है, एक हमारे पास होता है डी अमीनो एसिड, एक यहाँ पर होता है एल अमीनो एसिड, ठीक है। अब नेचर में जो जनरली एग्जिस्ट करता है, नेचर में या फिर इसको हम सिंपल बोलेंगे कि जितने भी प्रोटीन्स हैं, ठीक है, नॉर्मली प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड होता है वो होता है एल अमीनो एसिड, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन्स है या फिर जितने भी नेचर में जितने भी प्रोटीन्स प्रेजेंट है, उन सब में वहां पर क्या होता है, एल अमीनो एसिड वहां पर प्रेजेंट। तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि जो अमीनो एसिड होता है उनका नेचर कैसा होता है, एल अल्फा अमीनो एसिड, ठीक है। अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन कौन सा ज्यादा कॉमन होता है, एल एल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आता है, एल अल्फा अमीनो एसिड यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। अब इसका भी देखो रीजन यहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ प्रोटीन में एल अमीनो एसिड ही क्यों प्रेजेंट होते हैं, डी अमीनो एसिड क्यों नहीं प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखो जो प्रोटीन है, प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पर होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस मतलब यहाँ पे क्या ट्रांसलेशन वहां पर होगी, ठीक है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, एमआरएनए यहाँ पर होता है, एमआरएनए के साथ यहाँ पे क्या करता है, राइबोसोम बाइंड करता है, राइबोसोम के भी सबसे पहले क्या करते हैं, स्मॉल सबयूनिट बाइंड करते हैं, स्मॉल और लार्ज दोनों सेपरेटेड होती है, एमआरएनए के साथ सबसे पहले स्मॉल सबयूनिट बाइंड करती है, फिर उसके बाद आके क्या करते हैं, लास्ट सबयूनिट आके बाइंड करती है। अब ये जो स्मॉल सबयूनिट यहाँ पर होती है ना, इसके पास यहाँ पर होते हैं तीन साइड, ई पी और ए साइड, ठीक है। इतना सबको कॉमन पता होगा, सबने पढ़ा होगा कि स्मॉल सबयूनिट यहाँ पर होते हैं ई पी ए, तीन साइड यहाँ पर होते हैं, ई फॉर एग्जिट होता है, पी फॉर पेप्टाइडल और ए यहाँ पर होता है अमाइनो एसाइल साइड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, इतना प्रोसेस सबको पता होगा कि यहाँ पर क्या कहते हैं, टीआरएनए मॉलिक्यूल आता है, टीआरएनए यहाँ पे आके बाइंड करते हो, यहाँ पे क्या बनती है, प्रोटीन की चेन यहाँ पे बनती है। अब इसमें से क्या होता है, ये जो पी साइट यहाँ पर होती है, ठीक है। अब ये जो पी साइट है, पी साइट यहाँ पे अलो करती है ओनली एल अमाइनो एसिड को, ठीक है। जैसे राइबोसोम क्या कर रहा है, वहां पे प्रोटीन के सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन के सिंथेसिस के टाइम पे पी सेट जो यहाँ पर होती है, इट ओनली अलाउ एल अमाइनो एसिड। इसी रीजन की वजह से प्रोटीन में ट्रांसलेशन के टाइम पे डी अमाइनो एसिड की एडिशन नहीं होती है, ठीक है। प्रोटीन में सिर्फ क्या करता है, एल अमीनो एसिड ही एग्जिस्ट करता है, तो ट्रांसलेशन के टाइम पे कभी भी डी अमीनो एसिड ऐड नहीं होते। रीजन वहां पे क्या होता है, ये जो पी सेट होती है, पी सेट अलो ओनली किसको, एल अमीनो एसिड को ही अलो करती है, डी अमीनो एसिड को अलो नहीं करती है। तो जब भी यहाँ पे क्या होगा, डी अमीनो एसिड आएगा भी तो यहाँ पे बाइंड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि पी सेट अलाउ नहीं करेगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन की जो पॉकेट यहाँ पे पी सेट जो यहाँ पर है वो अलो ही नहीं करते यहाँ पे डी अमीनो एसिड को, सिर्फ किसको करते हैं, एल अमीनो एसिड को अलो करती है, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन में क्या होता है, एल अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, बट ऐसा नहीं है कि डी अमीनो एसिड नहीं देखने को मिलता है, डी अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। किस में प्रेजेंट होता है, जैसे पेप्टिडोग्लाइकन सबने सुना होगा, पेप्टिडोग्लाइकन क्या होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल, पेप्टिडोग्लाइकन की वो बता सकते हो स्ट्रक्चर क्या क्या होता है इसमें, हाँ ऐसा होता है। देखो जो पेप्टाइडोग्लाइकन होता है, पेप्टिडोग्लाइकन में पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन, पेप्टाइड प्लस ग्लाइकन मतलब एक तो वहां पे टेट्रा पेप्टाइड चेन होती है, दूसरा वहां पर क्या होता है, ग्लाइकन मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में भी वहां पे क्या होती है, नैग और नैग, नैग नैग की एसोसिएशन होती है, बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज उनके बीच में होता है, एनेसिटाइल ग्लूकोसामिड, एनेसिटाइल म्यूरामिक एसिड वहां पर होता है, और उसी के साथ वहां पे टेट्रा पेप्टाइड चेन होता है, टेट्रा पेप्टाइड में वहां पे क्या होता है, इंटरलिंकेज मतलब क्रॉस लिंकिंग वहां पर होती है, और जो टेट्रा पेप्टाइड होता है ना, उस टेट्रापेप्टाइड में डी अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो पेप्टिडोग्लाइकन में क्या होता है, डी अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं कि डी अमीनो एसिड नहीं देखने को मिलते, बहुत से सर्टेन प्रोटीन ऐसे होता है जिनमें डी अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होता है, बट डी अमीनो एसिड जैसे एग्जांपल पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन में जो टेट्रापेप्टाइड आता है वहां पे कहते हैं डी अमीनो एसिड। अब देखो ये चीज आता है कि अभी हमने क्या किया कि जब ट्रांसलेशन हो रही है, ट्रांसलेशन में तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, एल अमीनो एसिड ऐड होते हैं, ठीक है, डी अमीनो एसिड ऐड नहीं होते। तो डी अमीनो एसिड की एडिशन कैसे होती है, तो जो डी अमीनो एसिड की एडिशन है ना, ये होती है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है डी अमीनो एसिड की एडिशन होना ना, ये है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, मतलब एक बार प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा, उसके बाद प्रोटीन में आफ्टर ट्रांसलेशन जो मॉडिफिकेशन होती है उसमें से एक मॉडिफिकेशन होता है डी अमीनो एसिड की एडिशन होना,
ठीक है। डी अमीनो एसिड क्या करता है, वहां पे ऐड करता है। तो डी अमीनो एसिड जो प्रोटीन में प्रेजेंट है वो ड्यूरिंग ट्रांसलेशन ऐड नहीं हुए, ये आफ्टर ट्रांसलेशन पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में यहाँ पर आता है। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि डी अमीनो एसिड की एडिशन कैसे हुई है। ठीक है, अभी आया भी हो यहाँ से क्वेश्चन कि कैसा होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन यहाँ पर आती है। ठीक है, एल अमीनो एसिड ड्यूरिंग ट्रांसलेशन होती है, लेकिन जो डी होता है वो कैसे होता है, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन यहाँ पर होती है। ठीक है। और डी अमीनो एसिड जो होता है ये प्रेजेंट होता है पेप्टिडोग्लाइकन में, और कुछ एंटीबायोटिक्स होता है उनमें भी डी अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और कुछ सर्टेन प्रोटीन्स में होता है डी अमीनो एसिड जिसमें देखने को मिलता है। लेकिन जनरली कैसे होता है, एल होता है, एडिशन इनके ड्यूरिंग ट्रांसलेशन होगी, और पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में यहाँ पर आता है डी अमीनो एसिड की एडिशन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आता है डीएल यहाँ पर आता है, डीएल एंड में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आता है। अब नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करता है आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये थोड़ा सा एडवांस टाइप का है। वैसे तो डीएनएल मतलब सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है, मतलब उसी के थ्रू अमीनो एसिड की कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करता है। लेकिन यहाँ पे आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पर आता है, थोड़ा सा एडवांस टाइप का यहाँ पर होता है। यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जो कायरल कार्बन होता है ना, उसके सराउंडिंग में जितने भी एटम्स उसके साथ एसोसिएट है उनको प्रायोरिटाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उनके एटॉमिक नंबर की बेसिस पे उनको प्रायोरिटाइज करता है। प्रायोरिटाइज मतलब उनको नंबरिंग दी जाती है कि 1 2 3 से नंबर देंगे। किस बेसिस पे यहाँ पे कहते हैं, उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। जैसे कार्बन है, ठीक है, जैसे सिंपल देखो ना, कार्बन यहाँ पर है, इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, अमाइनो ग्रुप। ठीक है, अमीनो ग्रुप यहाँ पे अटैच होगा। ठीक है, COH यहाँ पे अटैच है, CH3, और यहाँ पे क्या H। तो इसके साथ जितने भी ये कार्बन के साथ, कायरल कार्बन के साथ जितने भी एटम्स यहाँ पे एसोसिएट होता है उनको प्रायोरिटाइज करता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, प्रायोरिटाइज भी कैसे दिया जाता है, जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होता है ना, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाती है, उसको पहले सबसे पहला नंबर दिया जाता है। ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा, ठीक है, उसको सबसे पहले प्रायोरिटी यहाँ पे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे दो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होगी। अब इसमें देखो यहाँ पे क्या, हाइड्रोजन को नहीं यहाँ पे देखते, हम यहाँ पे सिर्फ किसको देखेंगे, ये कार्बन यहाँ पे, ये यहाँ पे मिथाइल ग्रुप यहाँ पर है, और यहाँ पे क्या है, अमाइनो ग्रुप यहाँ पे जो है। ठीक है, अब देखो ये जो कार्बन है, ठीक है, अच्छा चलो पहले तो ये बताओ, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनका एटॉमिक नंबर 7 6 8 1। ठीक है, ये यहाँ पे इनका क्या था, एटॉमिक नंबर। अब देखो ये जो कार्बन यहाँ पर है, इस कार्बन के साथ यहाँ पे डायरेक्टली, वैसे तो हम NH2 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड किसका होता है, N का यहाँ पर होता है। इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाता है। अब इस कार्बन के साथ यहाँ पे क्या, ये कार्बन बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे क्या करता है, ये कार्बन बॉन्ड बनाता है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या, दो एटम यहाँ पर आए, एक नाइट्रोजन यहाँ पर आया, एक कार्बन यहाँ पर आया। नाइट्रोजन और कार्बन में से किसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे ज्यादा है, नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन को यहाँ पे सबसे पहले प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाएगी, तो ये क्या होगा, फर्स्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो यहाँ पर क्या, यहाँ पे भी कार्बन और यहाँ पे भी कार्बन, मतलब दोनों का एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या होगा, सेम। तो जब भी ऐसी कंडीशन रहती है कि सेम एटॉमिक नंबर होगा, तब इसके साथ वाला मतलब इसके नेक्स्ट एटम को देखा जाता है। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट एटम यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, और यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में से किसका एटॉमिक नंबर यहाँ पे ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का। तो इसको यहाँ पे क्या मिलेगी, सेकेंड प्रायोरिटी यहाँ पे मिलेगी, और इसको यहाँ पे क्या मिलेगी, थर्ड प्रायोरिटी यहाँ पे मिलेगी। अब इसके देखो ये कैसे चलेगा, यहाँ पे रोटेशन कैसे चल रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इस टाइप का जो एक कॉन्फ़िगरेशन होता है, या फिर इस टाइप का जो यहाँ पे सिस्टम यहाँ पर होता है, इसे बोलते हैं आर।
ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है ना, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होते हैं ये होते हैं यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसे यहाँ पे बोलते हैं आर कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ सिंपल कुछ नहीं करना, एटॉमिक नंबर्स के बेसिस पे इनको प्रायोरिटी यहाँ पे देनी है 1 2 3 यहाँ पे। अगर ये कैसा करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है तो उसे बोलते हैं आर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसे सिंपल बोला जाता है आर कॉन्फ़िगरेशन। अब सेम वहां पर भी देखो, अब वहां पे क्या होगा, इसको फर्स्ट यहाँ पे मिलेगा CH, सेकेंड हो जाएगा CH3, यहाँ पे क्या हो जाएगा थर्ड, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके कॉन्फ़िगरेशन कैसे जा रहे हैं यहाँ पे, ये 1 2 3 मतलब कैसे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर होगा तो होगा एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारे एसिड की, और वहां पर होती है एस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे जनरली कैसे इनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे देता है, थोड़ा सा एडवांस टाइप का यहाँ पर होता है कि कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस मतलब एटॉमिक नंबर को बेसिकली प्रायोरिटाइज यहाँ पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर कॉन्फ़िगरेशन आते हैं, वो वहां पर आते हैं एस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आता है, ठीक है, आर कॉन्फ़िगरेशन और एस। ऐसा जो आर कॉन्फ़िगरेशन है सिंपल इन्हें क्या बोल सकते हैं, एल अमीनो एसिड बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे NH2 कहाँ पर आ रहा है, लेफ्ट साइड पर आ रहा है ना, आर कॉन्फ़िगरेशन को एल अमीनो एसिड बोला जा सकता है ना, और ऐसे एस कॉन्फ़िगरेशन को डी अमीनो एसिड। समझ में आया अनुप्रिया, नहीं आया ना? देखो यहाँ पे अगर इसको जर्नली आर कॉन्फ़िगरेशन ना दिखे तो अमीनो एसिड ये कौन सा है, एल होगा ना, NH2 लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है ना, तो ये यहाँ पे क्या होंगे एल अमीनो एसिड, ठीक है। और वहां पर वो अमीनो एसिड यहाँ पे क्या होंगे डी अमीनो एसिड। और हमने क्या बोला कि नेचर में कौन सा जनरली एग्जिस्ट करता है, एल एग्जिस्ट करता है, एल मतलब आर कॉन्फ़िगरेशन, आर और एल यहाँ पे कैसा होता है मेन मतलब प्रोटीन में आर और एल कॉन्फ़िगरेशन के अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, ठीक है, आर और एल अमीनो एसिड, ठीक है। तो एल तो अमीनो एसिड होता है, अगर इनकी आर और एस में भी कॉन्फ़िगरेशन में देखे तो आर कैसा होता है मेजर होता है, आर कॉमन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर आता है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, मतलब अमीनो एसिड की जनरल प्रॉपर्टीज यहाँ पे, बेसिक फीचर यहाँ पे होता है, फिर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टी के बाद फिर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में दो सिस्टम डी एंड एल एंड आर एंड एस, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ occurrence of amino acid, on the basis of occurrence of amino acid। अब occurrence के बेसिस पे दो टाइप के अमीनो एसिड होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड आता है, एंड सेकेंड यहां पर आते हैं नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड।
ठीक है, अकरेंस के बेसिस पे स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। अब स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होता है अमीनो एसिड विच पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड जो क्या करता है प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है उन्हें बोला जाता है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड विच पार्टिसिपेट इन प्रोटीन सिंथेसिस, मतलब नॉर्मली जो प्रोटीन में प्रेजेंट होंगे ट्रांसलेशन के प्रोसेस में, ट्रांसलेशन के टाइम पर जो भी प्रोटीन अमीनो एसिड का एडिशन होता है उन्हें बोला जाता है स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। और यहाँ पे क्या होता है बहुत सारे अमीनो एसिड डिस्कवर है लेकिन ओनली 22 अमीनो एसिड्स हैं, ओनली 22 अमीनो एसिड्स आर स्टैंडर्ड, या फिर ओनली 22 अमीनो एसिड पार्टिसिपेट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, सिर्फ 22 अमीनो एसिड्स है जो स्टैंडर्ड होता है, पहले 20 था, अभी 21st और 22nd भी ऐड हुआ है, तो टोटल अभी 22 अमीनो एसिड यहाँ पर है। ठीक है, जो क्या करता है प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। और 22 जो अमीनो एसिड्स होंगे कैसे होता है ये एल अल्फा अमीनो एसिड। स्टैंडर्ड अमीनो एसिड यहाँ पे क्या है एल अल्फा अमीनो एसिड यहाँ पर होता है। ठीक है, अब नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होता है कि मतलब जिनकी एडिशन होती है, इनकी एडिशन होगी ड्यूरिंग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स होता है ये कैसे होता है ये फॉर्म होता है या फिर इनकी एडिशन होती है, इनकी एडिशन होती है बाय पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से इनकी एडिशन होती है तो उन्हें बोला जाता है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड। जैसे इसमें एग्जांपल यहां पर आता है 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन, एग्जांपल यहां पर आता है 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन। 4 हाइड्रोक्सीप्रोलीन एंड 5 हाइड्रोक्सीलाइसिन। ठीक है, ये सब क्या है नॉन स्टैंडर्ड अमीनो एसिड यहां पर आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस कि जो प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर होता है स्टैंडर्ड, और जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन के टाइम पर जिनकी एडिशन होती है नॉन स्टैंडर्ड। सेकंड ऐसे देखते हैं, सेकंड यहाँ पे करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर यहाँ पर आता है। अब ऑन द बेसिस ऑफ नेचर में यहाँ पर जो कैटेगरीज आती है फर्स्ट यहाँ पर आता है पोलर चार्ज्ड अमीनो एसिड। ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर आता है पोलर चार्ज्ड अमीनो एसिड। सेकंड आता है पोलर अनचार्ज्ड अमीनो एसिड, पोलर अनचार्ज्ड अमीनो एसिड। थर्ड यहां पर आता है एरोमेटिक अमीनो एसिड, थर्ड यहां पर आता है एरोमेटिक अमीनो एसिड। एंड फोर्थ यहां पर होता है नॉन पोलर अमीनो एसिड। ठीक है, पोलर चार्ज्ड, पोलर अनचार्ज्ड, एरोमेटिक अमीनो एसिड एंड नॉन पोलर अमीनो एसिड। ठीक है, सबसे पहले कैटेगरी यहां पर आती है पोलर चार्ज्ड अमीनो एसिड। ठीक है, पोलर चार्ज्ड अमीनो एसिड। अभी जो पोलर चार्ज अमीनो एसिड होते हैं इसमें भी दो टाइप के यहाँ पर होता है। एक हमारे पास यहाँ पर आते हैं बेसिक अमीनो एसिड, पोलर चार्ज में यहाँ पर आता है बेसिक अमीनो एसिड यहाँ पर आता है। एंड सेकेंड यहाँ पर होते हैं एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक एंड एसिडिक अमीनो एसिड। ठीक है, दो टाइप के यहाँ पर होंगे बेसिक एंड एसिडिक पोलर चार्ज में। अब बेसिक अमीनो एसिड में यहाँ पर आता है HRK, बेसिक में आता है HRK। H मतलब होगा यहाँ पे हिस्टिडीन। ठीक है, हिस्टिडीन, और इसका यहाँ पे 3 लेटर यहाँ पर होता है हिस्टिडीन, सिंगल लेटर कोड H यहाँ पर होगा
फुल नेम यहाँ पे क्या होगा, हिस्टिडीन यहाँ पर होगा। आर क्या होगा, आर्जिनिन। आर यहाँ पर होता है आर्जिनिन। ए आर जी। के क्या होगा, लाइसिन। के यहाँ पर होता है लाइसिन। एल वाई एस। तो तीन यहाँ पर आता है एच आर के। अब जो टोटल 22, मतलब मेजर तो वैसे 20 आता है, 21 टू 22 तो मतलब बाद में डिस्कवर हुए। तो यहाँ पे 20 जो मैंने से ना, इनकी क्लासिफिकेशन एक्चुअल में हम कर रहे हैं कि बेसिक कौन सा होता है, एसिडिक यहाँ पे क्या आता है, पोलर अनचार्ज में क्या आता है, ठीक है, नॉन पोलर और एरोमेटिक। तो यहाँ पे तीन यहाँ पर है एच आर के। एच आर के क्या, बेसिक, ठीक है, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, लाइसिन यहाँ पर होगा एच आर के, ठीक है। इसके बाद एसिडिक अमीनो एसिड यहाँ पर आता है डी एंड ई। डी एंड ई। डी यहां पर होता है एस्पार्टेट, ठीक है, डी एंड ई। डी होता है एस्पार्टेट, ए एस पी, एस्पार्टेट, ठीक है। ई होता है ग्लूटामेट। ई यहां पर आता है ग्लूटामेट, जी एल यू, ठीक है, एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट। डी और ई, डी ई एच आर के डी ई, ये किस में आएंगे, पोलर चार्ज में यहाँ पर आता है एच आर के डी ई, ठीक है। एस्पार्टेट, ग्लूटामेट, हिस्टिडीन, आर्जिनिन एंड लाइसिन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आएगा पोलर अनचार्ज्ड, ठीक है। नेक्स्ट अब होगा पोलर अनचार्ज्ड अमीनो एसिड। एसिडिक दोबारा से बताना। एसिडिक में होता है एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट, डी और ई, डी ई एस्पार्टेट ग्लूटामेट। क्या हुआ, अच्छा डी इस, नहीं ऊपर पोलर चार्ज था ना, पोलर अनचार्ज्ड, ठीक है। अब पोलर अनचार्ज में यहाँ पे देखो, इसके लिए एक ना निमोनिक यहाँ पर आता है, सीरा थ्रोस हर सिस्टर टू गेट एस्पिरिन। सीरा थ्रोस हर सिस्टर टू गेट एस्पिरिन। एस टी सिस जी ए, ठीक है, यहां पर आता है ये। टोटल 5 यहाँ पे अमीनो एसिड आता है जो पोलर अनचार्ज्ड यहाँ पर होते हैं, ठीक है। देखो एस से यहाँ पर होगा सीरीन, मतलब एस, और इसका 3 लेटर यहाँ पर आता है एस ई आर, सीरीन, ठीक है। थ्रो से टी से यहाँ पर आता है थियोनिन, थियोनिन से यहाँ पर आता है टी, और ये होता है टी एच आर, 3 लेटर यहाँ पे आता है टी एच आर, थियोनिन, ठीक है। थियोनिन यहाँ पर होगा सीरीन थियोनिन। उसके बाद सिस्टर, सिस्टर से पता लग रहा है सिस्टीन, ठीक है, सिंगल लेटर यहाँ पे सी यहाँ पर आता है, सिस्टीन, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अभी ना सिस्टीन जब हम करेंगे ना अमीनो एसिड, एक सिस्टीन होता है, एक होता है सिस्टाइन। स्पेलिंग में देखो डिफरेंस क्या होता है, इसमें यहाँ पे क्या टी ई आई एन ई, हम वहां पे करेंगे ना होगा सी एस टी आई एन ई। दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। स्पेलिंग में देखो सिर्फ यहाँ पे ई का डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट होता है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है। ये भी देखेंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। सिस्टीन, सिस्टाइन, सिस्टीन अमीनो एसिड है, सिस्टाइन अमीनो एसिड में ही होता है, बट ये सिंगल अमीनो एसिड नहीं होता, ठीक है। तो स्पेलिंग का यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है जी से, यहाँ पर होता है ग्लूटामीन, ग्लूटामीन, ग्लूटामीन होता है क्यू जी एल एन, ग्लूटामीन, ठीक है। और इसका सिंगल लेटर कोड होता है क्यू। देखो सिंगल लेटर कोड ना वैसे सब याद हो जाता है, बस कंफ्यूजन होती है, ग्लूटामेट, एस्पार्टेट
और ग्लूटामिन और एस्पार्जिन में कंफ्यूजन यहाँ पर होते हैं, DEQN, ठीक है, DEQN, डी से होता है एस्पार्टेट, ई से यहाँ पर होता है ग्लूटामेट, ठीक है, DE, और यहाँ पे क्या होगा मतलब ये, और यहाँ पे कहते हैं क्यू, क्यू से यहाँ पे ग्लूटामिन यहाँ पर होता है, और यहाँ ए से यहाँ पर होता है एस्पार्जिन, एस्पार्जिन, NESN, एस्पार्जिन, सिंगल लेटर कोड होगा इसका N, 3 लेटर यहाँ पे ASN होता है, पूरा नेम यहाँ पे क्या एस्पार्जिन, ठीक है। देखो पोलर अनचार्ज में यहाँ पे क्या क्या आता है, सीरीन, थियोनिन, सिस्टीन, ग्लूटामिन, एस्पार्जिन, ठीक है। सिंगल लेटर कोड STCQN, SCTQN, ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हो सिंपल, SCTQN, बस ये सिंगल लेटर भी पता होना चाहिए कि QN SCTQN है क्या, नहीं ये नहीं है, ग्लूटामिन का जी, नहीं 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 नहीं, जी नहीं है, इसका सिंगल लेटर कोड क्यू है, ऐसे एस्पार्जिन का ए नहीं होगा, एन होता है, ये कोड बनेगा देखो, SCTQN, SCTQN, पोलर अनचार्ज्ड, और ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इनका ना नेचर पता होना चाहिए कि कौन कौन सा नॉन पोलर है, नॉन पोलर अभी करेंगे वैसे, पोलर चार्ज कौन सा, पोलर अनचार्ज कौन सा, क्योंकि इनके प्रोटीन के ना क्वेश्चंस बन के आते हैं, प्रोटीन के जैसे हाइड्रोफोब मतलब जो कोर होती है, कोर में कौन से टाइप ऑफ अमीनो एसिड मिलेंगे, एग्जांपल वहां पे आ जाता है कोर में, ठीक है, प्रोटीन सरफेस पे कौन से टाइप ऑफ अमीनो एसिड प्रेजेंट होंगे, तो वहां पे एग्जांपल्स पता होना चाहिए कि चार्ज वाले कौन से होते हैं, अनचार्ज कौन सा होता है, पोलर कौन सा होता है, नॉन पोलर कौन सा होता है, एरोमेटिक कौन सा अमीनो एसिड्स होता है, तो ये सबके एग्जाम्पल भी पता हो, ठीक है, कि अगर जैसे एस्पार्जिन है तो एस्पार्जिन पता होना चाहिए किसमें का, पोलर अनचार्ज में का, एस्पार्टेट किसमें का, पोलर चार्ज में, वो भी एसिडिक अमीनो एसिड में आता है, ठीक है, ग्लूटामेट एसिडिक अमीनो एसिड में आता है, ग्लूटामिन किसमें आता है, पोलर अनचार्ज में यहाँ पर आता है, सीरीन भी क्या है पोलर होता है, बट पोलर में भी किसमें आता है, अनचार्ज में यहाँ पर आता है, थियोनिन भी क्या है पोलर अनचार्ज में यहाँ पर आता है, HRK क्या है बेसिक अमीनो एसिड है, किसमें आता है, पोलर चार्ज में आता है, ठीक है, तो ऐसे डिफरेंस पता होना चाहिए चार्ज और अनचार्ज का, ठीक है। अब नेक्स्ट करता है, नेक्स्ट एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड को याद करना सबसे इजी है, वाई, ठीक है, WYF, ठीक है, वाई से यहाँ पर आता है, अब W से यहाँ पर होता है ट्रिप्टोफैन, ठीक है, ट्रिप्टोफैन TRP, ट्रिप्टोफैन, वाई से यहाँ पर होता है टायरोसिन, TYR, टायरोसिन, ठीक है, F से होता है फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, PHE, ठीक है, वाई ट्रिप्टोफैन टायरोसिन फिनाइल एलानिन, ठीक है। अब देखो टोटल अभी तक हमने हमने किया था, सबसे पहले बेसिक, बेसिक में 3 किए, फिर उसके बाद हमने एसडी किया, उसमें 2 किए, टोटल 5 हो गए, फिर पोलर अनचार्ज किए तो वहां पे कितने किए 5, ठीक है, टोटल 10 हो गए। इसके बाद यहाँ पे क्या आता है 3, यहाँ पर आता है 13, तो रिमेनिंग कितने रह जाता है 7, 7 वो किस में आता है नॉन पोलर में आता है, ठीक है, वैसा वो भी करेंगे नॉन पोलर में कौन कौन सा यहाँ पर होता है। और ये जो एरोमेटिक होता है ना, एरोमेटिक भी हमारे नॉन पोलर होते हैं, एरोमेटिक अमीनो एसिड भी नॉन पोलर में आता है, मतलब जैसे ट्रिप्टोफैन है, टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, तीनों ये नॉन पोलर भी है। पोलर में 2 ही ग्रुप बनता है, पोलर चार्ज, पोलर अनचार्ज वहां पे बनता है, चार्ज में हमने एसिडिक और बेसिक वाला किया, अनचार्ज में हमने 5 अमीनो एसिड किए, नॉन पोलर में एरोमेटिक अमीनो एसिड इंक्लूड होता है, ठीक है, तो जो नॉन पोलर हम करेंगे ना उसमें हमारे एरोमेटिक भी इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे करता है नॉन पोलर अमीनो एसिड,
नॉन पोलर अमाइनो एसिड, ठीक है। नॉन पोलर अमाइनो एसिड के लिए देखो, वैसे तो एज सच कोई निमोनिक नहीं है, बट खुद का कुछ भी बना सकते हो। अब जैसे देखो मैंने ऐसे याद किया हुआ है, गाबली, ठीक है, सबका सिंगल लेटर कोड गाबलिन यहां पर आता है, FMPW, FMPW, ठीक है। वैसे इसमें साथ में वाई भी आ जाता है, टैरोसिन भी लास्ट में कर सकते हो, या इसको वाइफ भी लास्ट में कर सकते हो, कैसे भी, ठीक है। पर मेन यहाँ पर आता है ये गावलिंग यहाँ पर होगा, और यहाँ पे एम, एम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, MP, ठीक है, ठीक है। अब देखो गावली मतलब गे से यहाँ पर गे, जी से यहाँ पर होगा ग्लाइसिन, जी से यहाँ पर आ जाता है ग्लाइसिन, यहाँ पर होगा ग्लाइसिन। ए से यहाँ पर होगा एलानिन, ALA, वी से यहाँ पर होगा वैलिन, VAL, एल से यहाँ पर होगा ल्यूसीन, LEU, आई से यहाँ पर होगा आइसोल्यूसिन, ISE, आइसोल्यूसिन। एफ से क्या होगा, फिनाइल एलानिन यहाँ पर होगा, एफ से फिनाइल एलानिन, एम से हो जाएगा मिथोनिन, एम से यहाँ पर होगा मिथोनिन। पी से यहाँ पर होता है प्रोलीन, ठीक है, पी से प्रोलीन, डब्ल्यू से ट्रिप्टोफैन, और वाई से क्या होगा, टायरोसिन, ठीक है। ये सब यहाँ पर होता है नॉन पोलर अमाइनो एसिड। देखो अभी तक हमने टोटल 13 किए थे ना, उसके बाद फिर देखो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो टोटल यहाँ पे 20 अमाइनो एसिड यहाँ पर आते, तीन नहीं, मैंने 3 को एक्सक्लूड करके काउंट किया, इंक्लूड करके भी काउंट करोगे तब भी देखो 20 बनेंगे। टोटल यहाँ पे 7 आ गए ना, 7 + 3 मतलब टोटल ऐसे कर सकता है, टोटल 20 में 10 नॉन पोलर, 10 वहां पे गया था पोलर, ठीक है। तो नॉन पोलर में 3 एरोमेटिक वहां पर आ जाता है, बाकी 7 ये आ जाता है, मतलब जो भी छोटे छोटे से यहाँ पर होता है, ग्लाइसिन जैसे आता है, मतलब छोटे इन द सेंस की इनकी साइड चेन शॉर्ट होती है, ठीक है, कि H होगा या फिर CH2 CH3 ऐसे करके यहाँ पर आता है, ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथोनिन एंड प्रोलीन, और बाकी 3 एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तो यहाँ पे सेकंड कंप्लीट होता है, सेकंड कैटेगरी यहाँ पर थी इनकी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट, ISE, हाँ ISE होता है, ISO नहीं होगा, ISE, 3 लेटर इसका ISE होता है। नेक्स्ट अप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। थर्ड आता है ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट। ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट 3 यहाँ पर ग्रुप आते हैं, एसेंशियल अमाइनो एसिड, सेकंड आता है सेमी एसेंशियल, एंड थर्ड आता है नॉन एसेंशियल। एसेंशियल, सेमी एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। सबको डेफिनेशन पता है, एसेंशियल क्या होता है, क्या होता है,
मतलब जो बॉडी क्या करते खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, वो क्या होंगे हमारे डाइट में प्रेजेंट होने ही चाहिए, ऐसे टाइप के हम क्या बोलते हैं एसेंशियल। ठीक है, मतलब हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमें उन्हें बाहर से इनटेक करना होता है। नॉन एसेंशियल क्या होंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा ना। नॉन एसेंशियल क्या करता है, बॉडी खुद से सिंथेसाइज करती है, वो डाइट में प्रेजेंट होना उनका रिक्वायर्ड नहीं होता। सेमी एसेंशियल क्या होंगे, इन बिटवीन होते हैं इन दोनों के। ठीक है, सेमी एसेंशियल का मतलब कि बॉडी कुछ प्रिकर्सर उनके सिंथेसाइज करेगी, कुछ प्रिकर्सर कहां से लेके डाइट से लेती है, तो उन्हें क्या बोलता है सेमी एसेंशियल यहाँ पे बोलता है। ठीक है, अब एसेंशियल जो यहाँ पर होता है ना, एसेंशियल अमीनो एसिड में यहाँ पर आता है माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड वेटिंग फॉर, मतलब इसके लिए निमोनिक्स है, माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड वेटिंग फॉर काजल, काजल काजल कुछ भी कर लो, माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड वेटिंग फॉर काजल। इसमें से एम आ जाता है, वी टी एफ डब्ल्यू, ये एफ नहीं होगा, एक ही एफ काउंट होगा, वो फ्रेंड वाला काउंट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे के और यहाँ पे एल, देखो कैसे, एम, माई से एम, वेरी से वी, टैलेंटेड से टी, फ्रेंड से एफ, वेटिंग से डब्ल्यू, ये फोर नहीं होगा, काजल काजोल से यहाँ पे के और एल। ठीक है, माई वेरी टैलेंटेड फ्रेंड वेटिंग फॉर काजोल। ठीक है, एम से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिथोनिन, बी से क्या हो जाएगा, वैली, टी से थियोनिन, एफ से फिनाइलएलानिन, डब्ल्यू से ट्रिप्टोफैन, के से आर्जिनिन, एल से लाइसिन। के से लाइसिन होता है, आर्जिनिन आर होता है, आर्जिनिन आर होता है, के से लाइसिन होता है, एल से ल्यूसिन होता है। के से लाइसिन होगा ना, आर्जिनिन आर होगा, एच हिस्टिडीन होगा, एल ल्यूसिन होगा। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल से यहाँ पे निमोनिक यहाँ पे। ठीक है, तो निमोनिक तभी काम आती है अगर सिंगल लेटर कोड का भी पता हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब वो तो याद कर लिया, ठीक है ना, मैंने सिर्फ पता ही नहीं है कौन सा है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आता है सेमी एसेंशियल, सेमी एसेंशियल दो ही यहाँ पर होता है, आर एच, आर एच। अब ये होगा यहाँ पे आर्जिनिन और हिस्टिडीन। ठीक है, आर्जिनिन और हिस्टिडीन क्या होंगे, सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, और बाकी जितने भी रिमेनिंग बच जाता है वो सब होता है नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। यहाँ पर आ जाएगा रेस्ट ऑल। ठीक है, ये आ जाएंगे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, रेस्ट ऑल, दो याद रखने हैं, तीसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट थर्ड फोर्थ, फोर्थ और लास्ट कैटेगरी यहाँ पर आती है, क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर। फर्स्ट हमने अकरेंस के बेसिस पे, सेकंड नेचर के बेसिस पर आता है, थर्ड हमने की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे, फोर्थ यहाँ पर आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर तीन टाइप के यहाँ पे अमीनो एसिड, मतलब इनको तीन ग्रुप में यहाँ पे करते हैं। एक हमारे पास होता है कीटोजेनिक, सेकेंड यहाँ पर आता है ग्लूकोकीटोजेनिक, थर्ड यहाँ पर आते हैं ग्लूकोजेनिक। कीटोजेनिक, ग्लूकोकीटोजेनिक एंड थर्ड यहाँ पर आता है ग्लूकोजेनिक। तीन कैटेगरीज यहाँ पर आती है।
ठीक है। कीटोजेनिक का मतलब होगा कि ये यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स होता है ये एज अ प्रिकर्सर काम करता है फॉर द कीटोन बॉडीज, मतलब इनकी डिग्रेडेशन होगी ना, डिग्रेडेशन के बाद ये एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल काम करेंगे फॉर द कीटोन बॉडीज। ठीक है, उन्हें बोलते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड। जैसे अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म करेंगे ना, तो यहाँ पे कैटाबॉलिज्म जब होगा, इनका कैटाबॉलिज्म होगा तो इनका जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनता है वो प्रोडक्ट आगे क्या बनाता है, कीटोन बॉडीज बनाता है, उन्हें बोलते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड। ठीक है। ग्लूकोजेनिक में क्या होता है, ये प्रिकर्सर होता है फॉर द ग्लूकोज। जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या करता है, अमीनो एसिड से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ऐसे अमीनो एसिड्स जो क्या करता है, एक्ट करेंगे एज अ प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, उन्हें बोला जाता है ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। ठीक है। कीटोजेनिक में किसके किसके लिए प्रिकर्सर करेंगे, फॉर द कीटोन बॉडीज, इनके डिग्रेडेशन होगी, डिग्रेडेशन के बाद ये एज अ प्रिकर्सर मॉलिक्यूल करता है फॉर द कीटोन बॉडीज, ग्लूकोजेनिक में फॉर द ग्लूकोज। प्रोसेस क्या होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इसे बोलते हैं। ठीक है। ग्लूको कीटोजेनिक मतलब जो दोनों के लिए कर सकता है, जिससे कीटोन बॉडीज भी बन सकते हैं और जिससे क्या भी बन सकता है, वहां पे ग्लूकोज के भी सिंथेसिस हो सकते हैं, तो वो होते हैं ग्लूको कीटोजेनिक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये कैटेगरी, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ग्लूकोकीटोजेनिक अमीनो एसिड कौन से होता है, कीटोजेनिक कौन से होता है, ठीक है, या फिर ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड कौन से होता है। ठीक है, अब जैसे इसमें देखो, जो कीटोजेनिक अमीनो एसिड होता है इसमें यहाँ पर आता है दो, आता है के एल। ठीक है, के एल यहाँ पर होगा लाइसिन ल्यूसीन, के एल यहाँ पर आता है कीटोजेनिक। ठीक है, ग्लूकोकीटोजेनिक में आता है ITY। ठीक है, ग्लूकोकीटोजेनिक में आएगा ITY। ITY मतलब आइसोल्यूसिन, थियोनिन, तीनों यहाँ पे क्या आ जाएंगे, एरोमेटिक। ठीक है, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइल अलानिन, ITY ग्लूकोकीटोजेनिक। और बाकी जितने भी रिमेनिंग बचते हैं रेस्ट ऑल होता है ग्लूकोजेनिक। रेस्ट ऑल यहां पर आता है ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहां तक क्लासिफिकेशन यहां तक कंप्लीट होती है। क्लासिफिकेशन में पहले सबसे पहले अकरेंस के बेसिस पे स्टैंडर्ड, नॉन स्टैंडर्ड, टोटल 22 स्टैंडर्ड में आता है, रिमेनिंग नॉन स्टैंडर्ड सिंपल कहने बोलते हैं जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन से जिनकी एडिशन होती है। फिर नेक्स्ट अकरेंस के बेसिस पे पहले यहाँ पे पोलर अनचार्ज आते हैं, फिर नहीं पोलर चार्ज कहते हैं, पहले हमने पोलर चार्ज, पोलर अनचार्ज, नॉन एरोमेटिक और क्या कहते हैं, नॉन पोलर। ठीक है, ग्लाइसिन किस में आता है, नॉन पोलर अमीनो एसिड में, ग्लाइसिन नॉन पोलर अमीनो एसिड में आता है। ठीक है, मिथोनिन नॉन पोलर अमीनो एसिड में, सीरीन पोलर अनचार्ज में क्या था। ठीक है, हिस्टिडीन बेसिक अमीनो एसिड पोलर चार्ज में यहाँ पर आता है, ल्यूसीन, गाबली, एल ल्यूसीन नॉन पोलर, नॉन पोलर में होगा। ठीक है, तो ऐसे याद होना चाहिए। इसके बाद फिर हमने क्या था, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट के बेसिस पे एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, सेमी एसेंशियल, और लास्ट फिर हमने क्या, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिकर्सर, कीटोजेनिक, ग्लूकोकीटोजेनिक है, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ तक क्लासिफिकेशन कंप्लीट है। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। नहीं, कल करेंगे, अभी नहीं कर रहे हैं, कल से करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, जितने भी अमीनो एसिड हमने किया ना, सबको अब इंडिविजुअली उनका स्ट्रक्चर करेंगे, साथ में उनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी करेंगे। ठीक है, कि जैसे ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन की क्या प्रॉपर्टी होती है, ऐसा अमीनो एसिड का डिटेल कल स्टार्ट करते हैं। साथ साथ रिवाइज करना, अदरवाइज ज्यादा सिलेबस हो गया ना फिर रिवाइज नहीं होगी बायोकेमिस्ट्री। चलो कल स्टार्ट करते हैं फिर। ओके, थैंक यू।